हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, जब हम एसईओ की बात करते हैं तो टेक्निकल एसईओ जो होता है ना, वो एसईओ की जान होती है। बट टेक्निकल एसईओ को ऐसे आप हवाबाजी में नहीं कर सकते। टेक्निकल एसईओ को सीखने के लिए, करने के लिए, समझने के लिए, टेक्निकल ऑडिट करने के लिए आपको कोई ना कोई टूल की जो जरूरत है वो पड़ती है। जब हम टूल्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टूल फॉर टेक्निकल एसईओ इज बेसिकली स्क्रीमिंग फ्रॉग। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं स्क्रीमिंग फ्रॉग के ऊपर एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल, जिसमें हम लोगों ने टेक्निकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर करी है। सो इस वीडियो को पूरा आप देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। लेट्स बिगिन दिस ट्यूटोरियल। अब ये वाला जो हमारा टूल है स्क्रीमिंग फ्रॉग, ये बेसिकली आपको टेक्निकल एसईओ में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। ये एक क्रॉलर है, एक तरीके से आप समझें एक स्पाइडर टूल है ये, जो आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर सकता है और उसमें जो प्रॉब्लम्स है उनको डिटेक्ट कर सकता है। इसी तरीके से आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को भी कंप्लीटली क्रॉल कर सकता है, उसमें जो प्रॉब्लम्स है उसको डिटेक्ट कर सकता है और आपको जो कुछ सजेशंस है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो बहुत ही पॉपुलर टूल है और इसके दो वर्जन्स अवेलेबल हैं। ये फ्री में भी अवेलेबल है और ये पेड में भी अवेलेबल है। जो सबसे मेजर डिफरेंस फ्री और पेड में है वो पहला है कि यूआरएल कितने वो क्रॉल कर सकता है एक बार में। तो जो फ्री आपका वर्जन है उसमें ये 500 यूआरएल्स को एक बार में क्रॉल करके आपको जो रिपोर्ट है वो प्रोवाइड कर सकता है। पेड जो आपका वर्जन है उसमें इससे ज्यादा जो है वो किया जा सकता है। सेकंड जो मेजर डिफरेंस है ना, वो क्रॉल बेस्ड बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस और सेटिंग से रिलेटेड है। फ्री वर्जन के अंदर आपको क्रॉल बेस्ड यानी कि बॉट बेस्ड बहुत सारी सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप डिफरेंट स्पाइडर्स को या बॉट्स को यूज करना चाहें तो वो आप फ्री वाले वर्जन के अंदर नहीं कर सकते। वहीं पर पेड वाले वर्जन के अंदर जैसे अगर आप गूगल बॉट के थ्रू क्रॉल कराना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे डिफरेंट बॉट्स के आपको ऑप्शन जो है वो देखने को मिलते हैं। फ्री में आपके पास ऑप्शन होता है केवल आप स्क्रीमिंग फ्रॉग का जो स्पाइडर है उसको आप क्रॉल करा सकते हैं। बट मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा कि अगर आप नई चीजें सीख रहे हैं, अभी आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नहीं है, बहुत सारी वेबसाइट्स नहीं है और प्रोफेशनली आप बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, फिर मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप पेड टूल की तरफ जाएं, क्योंकि फ्री टूल से भी बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं और बहुत ज्यादा फायदा भी उठा सकते हैं। मतलब वेबसाइट्स के ऊपर इसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल सीख सकते हैं, प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। पेड वर्जन आप तभी लें जब आपके पास 5-6 वेबसाइट्स के ऊपर काम हो, या फिर आपके पास कोई एक ऐसी वेबसाइट हो जो कि काफी बड़ी है, एंटरप्राइज लेवल की वेबसाइट है और उससे आप कुछ अर्न कर रहे हैं, वो आपको कुछ दे रही है, तो फिर आप वापस इन्वेस्ट करना चाहें टूल्स के अंदर तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी पेड वर्जन की अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली आपको कॉस्ट करने वाला है $260 पर ईयर का। तो बहुत ज्यादा वैसे देखी जाए तो कॉस्ट नहीं है कितने पावरफुल टूल के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट मैं वही कहूंगा कि अगर वाकई में आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं और इस टूल को आप फुल पोटेंशियल पर यूज कर सके तभी आप इस टूल को लीजिएगा। सीखने के लिए फ्री वर्जन मोर देन इनफ है। और मेजर क्या डिफरेंस है फ्री और पेड वर्जन में, उसके लिए आप स्क्रीमिंग फ्रॉग की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाइएगा। screamingfrog.co.uk के ऊपर आएंगे, ये इनकी नॉर्मल वेबसाइट है। बट अगर आपको एसईओ स्पाइडर के ऊपर जाना है तो आपको एसईओ टूल्स में एसईओ स्पाइडर यहां पर सेलेक्ट करना होगा और यहां पर नीचे आप प्राइसिंग जो है वो सेलेक्ट कर लें, जिसमें आपको कंपैरिजन देखने को मिल जाएगा फ्री वर्जन में और पेड वर्जन में। अगर मैं नीचे आपको यहां पर दिखाऊं तो देख सकते हैं आप, क्रॉल का कंपैरिजन हो गया, सेव एंड ओपन क्रॉल्स हो गया, क्रॉल की कॉन्फ़िगरेशन हो गई, जो मैं सारी चीजें अभी आपको बता रहा था। आप स्ट्रक्चर डेटा का वैलिडेशन वगैरह जो है वो पेड वाले में कर सकते हैं, फ्री वाले में नहीं कर सकते। कस्टम एक्सट्रैक्शन आप कर सकते हैं, कस्टम जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं, बहुत ही पावरफुल फीचर है ये। क्रॉल कर सकते हैं ओपन एआई और जेमिनी की मदद से आप क्रॉलिंग कर सकते हैं। वो अगर आप यहां पर देखें तो पेड वर्जन में आपको देखने को मिलेगा गूगल एनालिटिक्स, सर्च कंसोल, पेज स्पीड, लिंक मेट्रिक, इन सब का इंटीग्रेशन आपको पेड टूल के अंदर देखने को मिलेगा, फ्री के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। लुकर स्टूडियो में क्रॉल रिपोर्ट आप लेकर जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पेड वर्जन के अंदर देखने को मिलेगी। यहां से आप उसकी जो कॉस्ट है वो देख सकते हैं। तो कॉस्ट को अगर मैं डॉलर्स में देखूं तो $259 पर ईयर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कोई वेब बेस्ड टूल नहीं है, जैसे कि बाकी के जो आप टूल्स देखते हैं, चाहे वो एसईएमरश हो, चाहे वो एचआरएफ्स हो, चाहे वो उबर सजेस्ट हो, वो सारे के सारे टूल्स आपके वेब बेस्ड टूल्स हैं, मतलब आपके ब्राउजर में वो रन होते हैं। बट यहां पर ये वाला टूल इज इन द फॉर्म ऑफ एन एप्लीकेशन, जिसको आपको अपने कंप्यूटर के ऊपर डाउनलोड करना होगा डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का आप ओएस यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। सो सिंपली आप नीचे आ जाइएगा, यहाँ पर डाउनलोड फ्री वर्जन करिएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा इस टूल को, इस सॉफ्टवेयर को। वंस यू विल डाउनलोड दिस, आपको कुछ इस टाइप का जो इंटरफेस है वो दिखाई देगा। सबसे पहले आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये अनलाइसेंस्ड वर्जन आपको यहां पर दिख रहा है। फाइन, अब जो मैंने आपसे डिफरेंट टाइप की कॉन्फ़िगरेशन की बात करी थी वो आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे यहां से मैं अगर क्रॉल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आऊंगा तो आप देखेंगे बहुत सारी चीजों को मैं
कॉन्फ़िगर नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे किस टाइप की फाइल्स वगैरह को क्रॉल कराना है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ों की कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये एक लिमिट रहती है फ्री वाले वर्जन में, बट आपका काम जो है वो चल जाएगा। बल्क एक्सपोर्ट, जो भी यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन देखेंगे, अभी रिपोर्ट्स देखेंगे, उनको आप बल्क एक्सपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट्स आप डिफरेंट डिफरेंट प्री मेड रिपोर्ट्स हैं, आप अपनी वेबसाइट मेंशन करेंगे और ये वाला ऑप्शन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। प्री मेड्स रिपोर्ट्स की टेम्पलेट्स काइंड ऑफ हैं और उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। साइट मैप रिलेटेड आपको यहाँ पर चीजें देखने को मिल जाएंगी, किस तरीके से आपकी क्रॉलिंग हुई है उसका, अगर आपको ट्री ग्राफ देखना है या डायरेक्टरी ट्री ग्राफ देखना है, वो आप सारी चीजें जो है वो देख सकते हैं। क्रॉल के एनालिसिस कर सकते हैं, लाइसेंस परचेज कर सकते हैं। तो कुछ सेटिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पर अपना यूआरएल मेंशन करेंगे, एक बार के लिए ना मैं कोई एक वेबसाइट को यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ और स्टार्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, तो आप देखोगे ये वाला टूल हमारी वेबसाइट को क्रॉल करना शुरू कर देता है। अब मैं आपको पूरा डैशबोर्ड एक बार समझा देता हूँ और उसके बाद और डिटेल में हम लोग जाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में, एक एक फीचर को पकड़ के हम लोग समझेंगे कि किस फीचर से हमें क्या इनसाइट्स, क्या रिपोर्ट्स और क्या इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। सो इट्स जस्ट अ वेरी नॉर्मल वॉक थ्रू काइंड ऑफ वीडियो। तो यहाँ पर जैसे ही मैं रिपोर्ट के ऊपर आता हूँ, रिडायरेक्ट्स में जाता हूँ, अगर मैं रिडायरेक्ट चेन के ऊपर क्लिक करूंगा तो आई कैन इजीली फिगर आउट कि मेरी वाले इस वाले डोमेन में कौन कौन सी रिडायरेक्ट चेन्स हैं, राइट। इसी तरीके से रीडायरेक्ट एंड कैनोनिकल चेन की यहाँ पर पहले से एसईआरपी की समरी आपको मिल जाती है। स्ट्रक्चर डेटा के एरर्स वगैरह हैं तो वो आपको यहाँ पर जो है वो पता चल जाते हैं। पेज स्पीड रिलेटेड बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, वो आपको पता चल जाएंगी। तो प्री मेड रिपोर्ट्स हैं जिनसे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। थोड़ा सा इंटरफेस और बारीकी से समझते हैं हम लोग। जब भी आप अपनी वेबसाइट यहाँ पर मेंशन करेंगे, आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स हैं वो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। अब ये जो कंटेंट टाइप है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक इमेज है, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो टेक्स्ट एंड सीएसएस है। बट जनरली जब हम वेब पेजेस की बात करते हैं तो आपके जो वेब पेजेस होते हैं उनका अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो वो ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। जो टेक्स्ट एचटीएमएल वाला दिख रहा है ये आपके वेब पेजेस हैं, राइट। जैसे आप पहचान भी पा रहे होगे, ये आपका वेब पेज है, ये एक वेब पेज है, ठीक है। इसी तरीके से ये एक वेब पेज है, बट ये कोई वेब पेज नहीं है, डॉट सीएसएस है, राइट। इसी तरीके से अगर हम लोग नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये भी कोई वेब पेज नहीं, ये एक इमेज है, ठीक है। तो यहाँ से आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके पेजेस जो है वो कौन से हैं। उसके लिए आप यहाँ पर सिंपली जाकर HTML मेंशन कर सकते हैं, जिससे इस वेबसाइट के ऊपर जितने पेजेस हैं वो आपको दिख जाएंगे। मुझे पता है कि मेरी वेबसाइट के ऊपर इतने ही पेजेस हैं, तो मैं बड़ी आसानी से इस चीज को वैलिडेट कर पाऊंगा कि हाँ भाई मेरी वेबसाइट के ऊपर इतने ही पेजेस हैं। बट उन पेजेस से रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन है कि जैसे उसका स्टेटस कोड क्या है, इंडेक्सिबिलिटी क्या है, उसके टाइटल क्या है, ये सारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सो इट्स बेसिकली द इंटरनल पेजेस ऑफ द डोमेन। ये वाला जो हमारा डोमेन है उसके इंटरनल पेजेस हैं। इसी तरीके से इस डोमेन के ये एक्सटर्नल पेजेस हो गए, जैसे मैंने कोई लिंक लगाए होंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो सारे मेरे को दिख रहे हैं। सिक्योरिटी रिलेटेड मेरे को यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है वो दिख रही है, जैसे इंडेक्सिबिलिटी हो गई, HTTP वर्जन हो गया, स्टेटस कोड हो गया, ठीक है। मेटा रोबोट्स अगर कोई यूज किए गए, एक्स रोबोट्स अगर कोई यूज किया गया है, एक्स रोबोट टैग वगैरह, तो वो सारी चीजें हमारी सिक्योरिटी में आती। इसी तरीके से रिस्पॉन्स कोड वाली ये रिपोर्ट हो गई, यहाँ पर जो हमारा स्टेटस कोड है उसके बेसिस में हमें यहाँ पे चीजें दिख रही। नेक्स्ट हमारी जो रिपोर्ट है वो कौन सी हो गई, पेज टाइटल। किसकी पेज टाइटल, ये जो मैंने डोमेन डाला है उसमें ये जो सारे डिफरेंट हमारे पेजेस हैं उनके जो पेज टाइटल है वो क्या है, और पेज टाइटल से रिलेटेड उसकी पेज टाइटल की लेंथ क्या है, पेज टाइटल के पिक्सल्स क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाहूं तो आई कैन सिंपली गो हेड और मैं इसको एक्सपोर्ट भी कर सकता हूं जिस भी फॉर्मेट में मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाहूं। जैसे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आपको फॉर्मेट्स दिखते हैं, तो ये वाली जो रिपोर्ट है वो मेरे सामने आ जाएगी। इसी तरीके से मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, मेटा कीवर्ड्स हो गया, H1 H2 को आप ऑडिट कर सकते हैं कि चीजें आपके अकॉर्डिंग सही है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं H1 के ऊपर जाता हूं, ऑल के ऊपर जाता हूं, मिसिंग के ऊपर जाता हूं, तो आई कैन सी कि मेरी वेबसाइट में कौन कौन से पेजेस के ऊपर जो है वो H1 नहीं है, क्योंकि ये वाली वेबसाइट का भी SEO नहीं किया जा रहा है, इसलिए आपको ये सारी चीजें जो है वो दिख रही हैं। इसको थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करके वापस के ऊपर SEO जो है वो शुरुआत करी जाएगी। अभी केवल प्रेजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली वेबसाइट को जो लाइव है वो किया गया है। तो ये H1 हो गया। H2 में आप देख सकते हैं कि H2 का अकरेंस जो है वो कितनी बार हो रहा है। इमेजेस जो हैं हमने जो यूज करी हुई अपनी वेबसाइट के ऊपर उससे रिलेटेड आपको रिपोर्ट दिख रही है कि इमेजेस का साइज वगैरह कितना है। तो एक तरीके से जब आप अपना डोमेन यहां पर मेंशन करते हैं तो इन बेसिस पे आपको रिपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाती है। नाउ अगेन अगर आप कुछ एडवांस सर्चेस करना चाह रहे हैं, जैसे आप करना चाह रहे हैं एड्रेस कंटेन्स SEO,
मान के चलते हैं आपके एसईओ कैटेगरी के अंदर बहुत सारे पेजेस हैं और उसके बेसिस पे कुछ आप एडवांस्ड फिल्टर्स वगैरह लगाना चाहते हैं या एडवांस सर्चिंग कुछ करना चाहते हैं, देन इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन यूज समथिंग लाइक दिस। सो इट्स अ वेरी एडवांस्ड सर्च ऑप्शन जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनके अराउंड आप अपनी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। नाउ अब जब मैं ये चीज आपको बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल आप किसी एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर आते हैं, जब आप इस पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप नीचे देखेंगे उससे रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर मेटा एड्स वाले पेज के ऊपर क्लिक करता हूं तो इसका एड्रेस क्या है, इसका यूआरएल इनकोडेड एड्रेस क्या है, इसका कंटेंट टाइप क्या है, इसका स्टेटस कोड क्या है, इंडेक्सिबिलिटी, टाइटल, तो ये पेज रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। अब इस पेज के ऊपर जो इन लिंक्स हैं वो मेरे को देखने हैं, जो आउटबाउंड लिंक्स हैं इस पेज से जो बाहर जा रहे हैं लिंक्स, राइट। जैसे यहां पर आप देख सकते हो, यहां से जो है मेरा एक लिंक यहां पर जा रहा है, एक लिंक यहां पर जा रहा है, एक लिंक यहां पर जा रहा है, वो मैं देख रहा हूं, ठीक है। इस पेज के ऊपर जो इमेजेस हैं उनकी सारी डिटेल्स। उसी तरीके से यहां पर रिसोर्सेज का ऑप्शन है। एसईआरपी में मेरा ये वाला पेज जो है वो किस तरीके का दिखाई दे रहा है अभी के लिए वो आप यहां पर देख सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर आप यहां पर चीजों को मेंशन करके चेंजेस देखना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। आपका पेज किस तरीके से रेंडर हो रहा है और भी बहुत सारे ऑप्शंस, कुकीज रिलेटेड, डुप्लीकेट डिटेल्स रिलेटेड, स्पेलिंग्स, एनग्राम्स, ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां पर एक आपको रिपोर्ट थोड़ी सी डिटेल मिल जाती है। जब भी किसी पेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। जब भी आप पेज लेवल पर बहुत ज्यादा एनालिसिस करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर सिनेरियो में थोड़ा सा आपको यहां पर नीचे जो है वो डेटा को देखने की जरूरत है इस बेसिस पर, राइट। यहां पर मैं क्लिक करूंगा तो इससे रिलेटेड सारी चीजें आ जाएंगी। आप इन टैब्स को कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो कुछ टैब्स को यहां से हटा सकते हैं, नए टैब्स को यहां पर ऐड कर सकते हैं। ऑल दोस डिफरेंट थिंग्स यू कैन डू, सेम यू कैन डू ओवर हियर आल्सो। ये सबसे ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहां पर ऑप्शन होगा सारे, बाय डिफॉल्ट आपको यहां पर सारे टैब्स जो है वो दिखाई देंगे, बट जैसे जैसे आपको जरूरत होगी अगर आप किसी को हटाना चाहते हैं दैट यू कैन आल्सो डू। आई बिलीव ये चीज समझ में आई होगी, राइट। नाउ जैसे ही आप यहां पर जो अपना यूआरएल है वो मेंशन करते हैं, ये आपको यहां पर 4 डिफरेंट ऑप्शन देता है कि आप इसको और इसके सब डोमेन को ट्रैक करना चाहते हैं, आप इसके सब फोल्डर को ट्रैक करना चाहते हैं, आप इसके सारे ऑल सब डोमेन्स जो हैं उनको ट्रैक करना चाहते हैं, उनकी रिपोर्ट आप चाहते हैं, या फिर केवल और केवल आप एग्जैक्ट इसी स्पेसिफिक यूआरएल के एनालिसिस करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। फाइन। जैसे ही आप यहां पर डालेंगे अपने डोमेन को रिस्टार्ट करेंगे और ये जो टूल है जैसे ही उसको क्रॉल कर लेगा तो ये ना आपको एक और ब्रॉडर वे पे आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि ओवरव्यूज, इश्यूज, साइट स्ट्रक्चर, सेगमेंट और रिस्पॉन्स टाइम, और भी यहां अगर देखें एपीआई, स्पेलिंग्स एंड ग्रामर, इसमें जो है वो डिवाइडेड है ये सारी इंफॉर्मेशन। अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो बस इतनी ही इंफॉर्मेशन है, ठीक है। यहां से आप चाहे तो इसको वापस इधर शिफ्ट कर सकते हैं, चाहे तो इसको वापस यहां पर वापस ला सकते हैं, राइट। सो ओवरव्यू में आपको जो हमारा डोमेन है उससे रिलेटेड एक ओवरव्यू मिल जाता है कि भाई, तो यहां पर आपको देखने को मिल जा रहा है कितने आपके HTML वाले पेजेस हैं, बेसिकली 8 पेजेस हैं। तो ये सारी एक ओवरव्यू की इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि टोटल यूआरएल्स कितने मिले, कितने यूआरएल्स को क्रॉल किया गया, इंटरनल कितने हैं, एक्सटर्नल कितने हैं, काइंड ऑफ अ रिपोर्ट। कुछ जो मेजर इश्यूज हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और उससे रिलेटेड यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल भी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। सो दिस रिपोर्ट यू कैन ऑल्सो डाउनलोड, जो मेजर इश्यूज हैं, और इन इश्यूज के बेसिस पर एक आप बेसिक सी ऑडिट रिपोर्ट भी बना सकते हैं। सो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है साइट स्ट्रक्चर क्लियर, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि मेरी वेबसाइट का साइट स्ट्रक्चर क्या है, सेगमेंट्स, रिस्पॉन्स टाइम और ये सारी चीजें। तो काफी पावरफुल टूल है ये। मैंने बताया ना स्टार्टिंग में आपको बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं। हम लोग इस टूल के और डिटेल में जाएंगे जहां हम एग्जैक्टली इसके यूज केसेस क्या हैं, मतलब भाई यहां पर हम जो रिपोर्ट निकाल रहे हैं उससे हम क्या सीख सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आएंगे, आप यहां पर देखिए ये बता रहे हैं फाइंड ब्रोकन लिंक्स, अगर आपको ढूंढना है वो ढूंढ सकते हैं, आप उनको फिक्स कर सकते हैं। ऑटो रिडायरेक्शंस जितने हो रहे हैं उनको ऑडिट कर सकते हैं, पेज के मेटा टाइटल्स, मेटा डेटा को आप ऑडिट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कंटेंट को ढूंढ सकते हैं, रोबोट्स एंड डायरेक्टिव्स को रिव्यू कर सकते हैं, एक्सएमएल साइट मैप्स को रिव्यू कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारे टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड चीजें हैं जिनको आप कर सकते हैं। इन्हीं सब चीजों को प्रैक्टिकली एक एक करके देखेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट पे किस तरीके से काम करता है। हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट विजुअलाइजेशन। अब देखिए ये फीचर आपको देखने को मिलता है यहाँ पर स्क्रीमिंग फ्रॉग में। आपको जाना है और यहां पर आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको क्रॉल ट्री ग्राफ देखने को मिलता है और सेकंड आपको डायरेक्टरी ट्री ग्राफ देखने को मिलता है। अभी हम लोग इन दोनों के डिफरेंस को भी देखेंगे, बट क्रॉल ट्री ग्राफ को भी आप नॉर्मल क्रॉल ट्री ग्राफ की तरीके से भी देख सकते हैं और फोर्स्ड डायरेक्टेड क्रॉल डायग्राम की तरीके से भी देख सकते हैं और
3D फोर्स डायरेक्टेड क्रॉल डायग्राम के तरीके से भी देख सकते हैं। मतलब क्रॉल ट्री ग्राफ को आप 3 तरीकों से देख सकते हैं, उसी तरीके से डायरेक्टरी ट्री ग्राफ को भी आप 3 तरीकों से देख सकते हैं। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे ही आप क्रॉल ट्री ग्राफ के ऊपर, या मैं फोर्स डायरेक्टेड क्रॉल डायग्राम के ऊपर पहले क्लिक करूंगा, तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि आपने जो भी वेबसाइट वहां पर मेंशन करी हुई थी, उस वेबसाइट के जो डिफरेंट पेजेस हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड है। कहने का मतलब कि अगर आपको किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर विजुअली देखना है तो वो यहां पर आपको हेल्प मिल जाती है, प्लस इंटरनल लिंकिंग वगैरह की थोड़ी सी समझ हो जाती है कि नोड से किस तरीके से दूसरे पेजेस जो है वो कनेक्टेड है और किस डेप्थ पे वो कनेक्टेड। देखिए, ये रिपोर्ट आप नॉर्मल स्क्रीमिंग फ्रॉग के जो नॉर्मल फीचर्स है ना, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट यहां पर थोड़ी सी विजुअल अपीलिंग जो है वो रिपोर्ट मिल जाती है, एक स्नैपशॉट टाइप का आपको मिल जाता है। इसको आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। प्लस मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं, ये जो सबसे डार्क कलर आपको यहां पर दिख रहा है, दैट इज बेसिकली दी नोड, या आपका होम पेज है। अगर आप ऊपर देखें तो वेबसाइट का होम पेज दिख रहा है। नाउ ये जो लाइंस है ना, ये जो आप लाइंस देख रहे हैं ग्रे कलर की, ये बताता है कि होम पेज से आपके कौन कौन से पेजेस जो है वो कनेक्टेड है। तो इन सब की जो क्रॉल डेप्थ है वो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप वाली क्रॉल डेप्थ है या पहली क्रॉल डेप्थ है, राइट। ये जो रेड कलर आपको दिख रहा है ये दिखाता है कि भैया ये वाला यूआरएल जो है या ये वाला जो पेज है वो नॉट इंडेक्सेबल पेज है। जो ग्रीन होते हैं वो आपके वो इंडेक्सेबल को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ये रेड है दिस रिप्रेजेंट बेसिकली नॉन इंडेक्सेबल। अगर आप इनके कलर्स वगैरह को, साइजेस वगैरह को थोड़ा सा कस्टमाइज करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको सिंपली यहां पर जाना है, जो गियर आइकॉन आपको दिख रहा है, और यहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो दिख जाएंगे। जैसे लिंक की लेंथ जो है वो आपको कितनी रखनी है, अगर इसको छोटा करना है दैट यू कैन ऑल्सो डू, अगर थोड़ा सा बड़ा रखना है दैट यू कैन ऑल्सो डू। जैसे मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा अगर, तो ये और ज्यादा क्लियर जो है वो मेरे को यहाँ पर दिखाई देने लगेंगी चीजें, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कितने यूआरएल्स हैं। वैसे ये वाला जो प्रेजेंटेशन है ये लिमिटेड है 10,000 यूआरएल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उससे ज्यादा आप यहाँ पर नहीं देख पाएंगे और उससे ज्यादा देखने की जरूरत भी नहीं है आपको। तो अगर कोई वेबसाइट 10,000 से कम के यूआरएल्स की है तो उसका पूरा विजुअलाइजेशन आप बड़ी आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। नोड के साइज को अगर आपको छोटा बड़ा करना है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नोड है बेसिकली, ठीक है, और ये उसी के प्रोपोर्शन में छोटे बड़े हो रहे हैं। तो ये जो डार्क कलर है वो आपका होम को रिप्रेजेंट कर रहा है, होम पेज को या डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जिनमें आप कलर्स वगैरह को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। नाउ मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि भैया इस वाले पेज से ये वाला पेज भी कनेक्टेड है और इस वाले पेज से ये वाला पेज भी कनेक्टेड है। इसी तरीके से इस वाले पेज से कोई दूसरे पेज फर्दर जो है वो कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये वीकेंड ट्रिप्स है, फिर वीकेंड ट्रिप्स के बाद अगर हम देख रहे हैं तो एक और कैटेगरी पेज है, एक और कैटेगरी पेज के बाद देख रहे हैं तो उसके अंदर भी पेजेस है। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा विजुअलाइज हो जाता है कि मेरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरीके का है और कौन कौन से पेजेस जो है वो आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है। बहुत सारे अगर आप यूआरएल्स देखेंगे तो नॉन इंडेक्सेबल है, थोड़ा सा आपको और रिसर्च करने की जरूरत है कि ये नॉट इंडेक्सेबल क्यों है। इसी के साथ साथ अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और फोकस हेयर करते हैं तो आप इंडिविजुअल इस सेक्शन को देख पाएंगे, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, अभी हम लोग इंडिविजुअल इस सेक्शन को देख पा रहे हैं। मैं वापस करूंगा बैक, मैं वापस यहां पर आ जाता हूं, राइट। अगर आपको इसको जूम करना है, फॉर एग्जांपल मैं इंटरनेशनल ट्रिप्स को जूम करना चाहता हूं, मैं फोकस हेयर के ऊपर करूंगा और मैं इसको जूम करके समझ सकता हूं, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि अब ये लाइन जो है ना ये बताती है कि भैया ये वाला पेज ना डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है। तो आई बिलीव ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये है हमारा फोर्स डायरेक्टेड क्रॉल डायग्राम। कोई बहुत ही एडिशनल रिपोर्ट आपको नहीं देता है, बस विजुअलाइजेशन के फॉर्म में चीजें आपको दे देता है। सेकंड अगर मैं चीज जाकर दिखाऊं आपको, यहां पर ये 3D है थोड़ा सा, ठीक है। फोर्स डायरेक्टेड क्रॉल डायग्राम है, 3D है, पहले फीचर नहीं हुआ करता था, बाद में फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो सेम चीज ही है, बस ये थोड़ा सा 3D में। सो 3D वाला आप देख रहे हो ना, ये ब्राउजर में ओपन हो गया। एंड अगेन यहाँ पर भी आपको ऑप्शंस जो है वो देखने को मिलते हैं। थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन वगैरह अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ पर भी है, उसी तरीके से कि भाई नोड है और उससे कौन कौन से जो पेजेस है वो कनेक्टेड है। तो ये थोड़ा सा 3D है तो आपको और ज्यादा देखने में थोड़ा अच्छा जो है वो लगता है। वापस आ जाते हैं, अब मैं इसको क्लोज करता हूं। ये जो हमारा 3D वाला फोर्स डायरेक्टेड क्रॉल डायग्राम था, और विजुअलाइजेशन में मैं वापस आता हूं। तो 3D फोर्स डायरेक्टेड क्रॉल डायग्राम आपको समझ में आ गया, फोर्स डायरेक्टेड क्रॉल डायग्राम आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर मैं क्रॉल टी ग्राफ को ओपन करूंगा तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे थोड़ा सा वर्टिकली अरेंज्ड है, बट अगेन अगर आप इसको भी चेंज करना चाहें तो सिंपली आप यहां पर जा सकते हैं। एंड ओरिएंटेशन अगर आप देखें तो लेफ्ट टू राइट है, इफ यू वांट टू चेंज इट टू राइट टू लेफ्ट वो आप कर सकते हैं। टॉप टू बॉटम करना चाहें इस तरीके से दैट यू कैन ऑल्सो डू। अगेन इसको भी अगर आप जूम इन जूम आउट करना चाहें तो कर सकते हैं, और ये भी आपको वेबसाइट की एक हायरार्की का विजुअल
विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है वो दे देता है। कभी कभी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट की विजुअल रिप्रेजेंटेशंस आपको देखने की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है। बट मैं जनरली ये लेफ्ट टू राइट वाला जो है इसी को रखता हूं, और यहां पर भी आपको सेम टाइप से ही चीजें दिख रही है, बस विजुअलाइजेशन का थोड़ा सा फर्क है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीजें किस तरीके से दिखाते हैं। तो मैं सबसे पहले ना डायरेक्टरी ट्री ग्राफ ओपन कर लेता हूं। वो अगर आपको समझ में आ गया तो ये बाकी चीजें भी आपको समझ में आ जाएंगी, राइट। अब अगर मैं इसको ओपन करूं तो देखो, वहां पर पहले सबसे पहले आपको डोमेन दिखाई दे रहा था, बट यहां पर सबसे पहले आपको जो है वो पाथ दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहां पर आपको HTTPS वाला पाथ दिखाई दे रहा है, फिर ये वाला पाथ दिखाई दे रहा है, फिर उसके आगे जो आपके डिफरेंट डिफरेंट URLs हैं वो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। मैं इसको मूव करके एक बार यहां पर ले आता हूं, तो इस तरीके से ये आपको यहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है। फाइन। तो थोड़ा सा एडिशनल चीजें इसके अंदर हो जाती है। ये एज अ डायरेक्टरी जो है वो आपको रिप्रेजेंट करता है, जैसे यहां पर देख सकते हैं डायरेक्टरी की तरीके से ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो नॉर्मल आपको एज URL रिप्रेजेंट कर रहा था। अच्छा, इस चीज को समझने के लिए अगर आप यहां पर भी आते हैं और आपके जो URLs यहां पर दिख रहे हैं, और अगर आप यहां पर ट्री टेबल व्यू ओपन करते हैं तो देखिए आपको उसी टाइप से दिख रहा है, राइट। तो ये आपको समझ में आता है कि यहां पर भी डायरेक्टरी जैसा ही दिख रहा है और वहां पर भी उसका रिप्रेजेंटेशन उसी तरीके से था। तो आप किस तरीके से देखना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जनरली अगर मान के चलते, अब देखो अगर मान के चलते इसका एक HTTP वर्जन भी होता, HTTPS के साथ एक HTTP वर्जन भी होता, तो वो मुझे यहां पर जो है वो दिख जाता है एक सेकेंडरी करके। क्लियर हुई बात। तो ये विजुअलाइजेशन को भी आप ना बहुत तेज किसी चीज के एनालिसिस करने के लिए, क्विक स्नैपशॉट जैसी एनालिसिस करने के लिए यूज कर सकते हैं। हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रेजेंट ब्रोकन लिंक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रीमिंग फ्रॉग। बट इससे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ब्रोकन लिंक्स का मतलब क्या होता है। देखिए, मान के चलते हैं ये आपकी वेबसाइट है विच इज a.com, और इस वेबसाइट के ऊपर आपने एक पेज बनाया है a.com/a, और दूसरी भी एक कोई वेबसाइट है, मान के चलते हैं b.com/b करके इस वेबसाइट के ऊपर एक पेज है। अब आपने इस पेज के ऊपर अपना कंटेंट लिखा, और साथ ही साथ इस वाले पेज का जो लिंक है ना वो आपने अपने इस पेज पे लगा दिया, मान के चलते हैं यहां पर लगा दिया। अब कोई भी यूजर और कोई भी क्रॉलर अगर आता है तो वो इस लिंक की वजह से वो इस पेज के कंटेंट को एक्सेस कर पाएगा। बट मान के चलते हैं आपने इस चीज को फॉलो नहीं किया, या ये वेबसाइट जो ओनर है उसने ध्यान नहीं दिया, और किसी रीजंस की वजह से ये वाला जो पेज है वो 404 पेज हो जाता है, मतलब इस पेज को डिलीट कर दिया जाता है, या इस पेज का जो कंटेंट है वो बहुत ही हल्का हो जाता है, थिन कंटेंट हो जाता है, जिसकी वजह से इस पेज को डिलीट कर दिया जाता है। कोई भी रीजन हो सकते थे। मान के चलते हैं कि ये पेज 404 पेज जो है वो हो जाता है। ये भी हो सकता है कि इसका URL चेंज किया गया हो, रिडायरेक्शन वगैरह ठीक ना किए गए हो, तब भी ये हो सकता है कि ये वाला पेज 404 पेज हो जाए। अब क्योंकि आपको तो पता नहीं चला कि ये वाला पेज 404 हो गया, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में इस वाले पेज का जो लिंक है वो आपके इस वाले पेज के ऊपर प्रेजेंट है। अब यहां पर क्रॉलर भी आता है, यूजर भी आता है आपके स्पेसिफिक पेज के ऊपर, और आने के बाद वो इस लिंक को विजिट करने की कोशिश करता है। बट क्योंकि ये वाला जो लिंक है आपका ये 404 पेज के ऊपर पॉइंट कर रहा है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। तो हमें इस टाइप के जो लिंक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, और अगर इन लिंक्स को हम रिमूव कर सके, क्योंकि यहां पर तो पूरा हमारा कंट्रोल है, ये हमारी वेबसाइट है, तो हमें इन लिंक्स को रिमूव करना है। या फिर अगर इस वेबसाइट ओनर के साथ मेरे कनेक्ट्स हैं तो मैं बोलूंगा भैया ये क्या हुआ कि ये वाला पेज जो है वो आपका 404 के ऊपर पॉइंट कर रहा है, तो आप इसको या तो रिडायरेक्ट कर लें, या फिर हम इसको हटाकर जो नया लिंक है वो लगा दे रहे हैं। जो भी इस कंटेंट से रिलेटेड या इस लिंक से रिलेटेड जो भी रिलेवेंट दूसरा कंटेंट होगा उसको यहां पर लगा दिया जाएगा। तो ये पर्पस होता है, इसलिए बेसिकली आप बहुत ही क्विकली और एक बल्क में जो है वो इस टाइप के ब्रोकन लिंक्स को फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सीधे आ जाएंगे हम लोग स्क्रीमिंग फ्रॉग के ऊपर, और आपको पता है यहां पर मैंने ऑलरेडी एक URL मेंशन करके स्टार्ट करके जो यहाँ पर क्रॉल है वो कंप्लीट करा लिया। तो जो 500 URLs की क्रॉल लिमिट होती है स्क्रीमिंग फ्रॉग के फ्री वर्जन में वो हम लोगों ने कर ली है। नाउ आपको क्या करना है, सिंपली आपको जाना है रिस्पॉन्स कोड्स में, और रिस्पॉन्स कोड्स में जाने के बाद यहां से आप क्लाइंट एरर 4 इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और यहां पर आपको ध्यान देना है जो 404 वाला स्टेटस कोड वाले लिंक्स हो, ये आपके बेसिकली ब्रोकन लिंक्स है, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट के ऊपर किसी स्पेसिफिक पेज के ऊपर ये वाला लिंक जो है वो प्रेजेंट है जो कि ब्रोकन है। कैसे चेक कर लेंगे हम लोग, ओपन इन ब्राउजर कर लेते हैं, अभी आपको यहां पर पता चल जाएगा ये 404 के ऊपर जा रहा होगा, राइट। बट अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो आपको एक और इंफॉर्मेशन चाहिए कि आखिर ये वाला जो आपका लिंक है ये किस स्पेसिफिक पेज के ऊपर प्रेजेंट है, तब जाकर फिर आप उसको ठीक कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको नीचे आना है, बाय डिफॉल्ट यहां पर आपको URL डिटेल्स दिख रहा होगा, आपको इन लिंक के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर आपको पता चल जाएगा कि ये जो लिंक का टाइप है ये हाइपर लिंक है,
और इस पेज के ऊपर ये वाला जो लिंक है वो प्रेजेंट है। फ्रॉम और टू दिख रहा है आपको, एंकर टेक्स्ट क्या है इस लिंक का, फॉलो है, स्टेटस कोड क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको लिंक रिलेटेड यहाँ पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो मैंने देखा है आपको एक ही ब्रोकन लिंक दिख रहा है, तो आप इसको चाहे तो रिजॉल्व कर सकते हैं। आप इस पेज के ऊपर जाकर ये वाला जो आप अपना एंकर टेक्स्ट है उसको सर्च करके इस लिंक तक पहुंच सकते हैं और उसको फिर सही कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पर बहुत सारे इस टाइप के इश्यूज होते हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको बल्क एक्सपोर्ट करने की जरूरत होती, तो आप क्या करते हैं, आप बल्क एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहां पर आप आ जाएंगे रिस्पांस कोड्स के ऊपर। इंटरनल एंड एक्सटर्नल में आप चले जाएंगे क्लाइंट एरर 4 इन लिंक्स के ऊपर। इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा तो पूरी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। एक बार मैं यहां पर सेव करके ओपन कर लेता हूं इस रिपोर्ट को। अब देखिए यहां पर आपको सोर्स भी मिल गया और डेस्टिनेशन भी मिल गया और भी जो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो भी आपको मिल जाएगी। नाउ यू कैन गिव दिस टू डेवलपर या फिर आप अपनी एसईओ टीम के साथ मिलकर इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। रिजॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, उसको आप रिडायरेक्ट करते हैं, जो 404 पेज ही है उसी को या तो रिडायरेक्ट कर दें आप किसी दूसरे पेज के ऊपर, बट वो तभी हो पाएगा जब उस वेबसाइट का कंट्रोल आपके पास होगा। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया कि जो वो लिंक है ना उसी को आप रिप्लेस कर दे। तो दो तरीकों से आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से आप लो कंटेंट पेजेस की रिपोर्ट फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्रीमिंग फ्रॉग के अंदर। अब सबसे पहले समझते हैं कि लो कंटेंट पेजेस स्क्रीमिंग फ्रॉग की नजर में क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल सा फिल्टर है स्क्रीमिंग फ्रॉग के अंदर कि अगर आपके किसी भी यूआरएल के कंटेंट का जो वर्ड काउंट है वो 200 वर्ड से अगर अंडर आ रहा है या 200 वर्ड से कम है, तो वो बोलेगा कि भैया ये एक लो कंटेंट पेज है और उसको आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। तो इस चीज का मतलब है कि स्क्रीमिंग फ्रॉग लो कंटेंट पेज को किस तरीके से समझता है। बट एक्चुअली अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर लो कंटेंट पेज हैं तो आपके एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फर्क पड़ेगा। देखिए 4 मेजर प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है दैट इज बेसिकली इंडेक्सिबिलिटी। अगर किसी पेज के ऊपर कंटेंट बहुत कम है तो गूगल को क्या लगता है कि ये कंटेंट वर्थ ही नहीं है, वैल्यूएबल ही नहीं है, ये इन्होंने पेज तो बना दिया है बट यहां पर कुछ कंटेंट नहीं मेंशन कर पा रहे, तो गूगल क्यों ही उसको इंडेक्स करना चाहेगा। तो इंडेक्सेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी लो कंटेंट पेजेस के ऊपर। और अगर कुछ भी पेजेस आपके थोड़े से लो कंटेंट के हो जाते हैं तो उससे पूरी वेबसाइट की अथॉरिटी पे फर्क पड़ता है, क्योंकि वो कंटेंट तो आप ही के वेबसाइट के एक पेज के ऊपर है, राइट। कंटेंट डुप्लीकेशन का इशू आ सकता है और कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का भी इशू आ सकता है, जहां पर एक स्पेसिफिक क्वेरी के लिए आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट जो है वो आपस में फाइट कर सकते हैं रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का भी इशू आ सकता है। बट जो सबसे मेजर इशू होते हैं वो ये 2 इश्यूज होते हैं, इंडेक्सिबिलिटी के और लो अथॉरिटी ऑफ वेबसाइट के। अब कहां पर किस तरीके से आपको लो कंटेंट पेजेस को फिगर आउट करना है, सिंपली हम लोग वापस आ जाएंगे हमारे स्क्रीमिंग फ्रॉग के ऊपर और जैसे ही आप अपना यूआरएल यहां पर मेंशन करेंगे तो ये आपके 500 यूआरएल को, अगर आप फ्री वर्जन को यूज करें तो क्रॉल कर लेगा। उसके बाद आपको यहां पर जाना है कंटेंट वाले सेक्शन में और कंटेंट वाले सेक्शन में आपको बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस दिखते हैं। अगर एग्जैक्ट डुप्लीकेट पेजेस हैं वो आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। नियर डुप्लीकेट पेजेस मतलब 2 ऐसे कंटेंट जो ऑलमोस्ट डुप्लीकेट हैं उनको आप फिगर आउट कर सकते हैं यहां से। लो कंटेंट पेजेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, रीडेबिलिटी डिफिकल्टी को यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हम लोग इस वाले ऑप्शन को बहुत ज्यादा यूज करते हैं विच इज लो कंटेंट पेजेस, जिससे हमें हर पेज का ना एक वर्ड काउंट पता चल जाता है। अब देखिए यहां पर बहुत सारे डिफरेंट पेजेस हैं और उनके सामने जो उनका वर्ड काउंट है वो लिखा हुआ है। अब देखो इस स्पेसिफिक पेज के ऊपर जो वर्ड काउंट है वो केवल 92 का है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर ये इंडेक्स हुआ भी है या नहीं हुआ है, राइट। तो मैं राइट क्लिक करके इस तरीके से यहाँ पर सर्च कर लूंगा या फिर आप यूआरएल कॉपी करके यहाँ पर साइट कोलन करके भी सर्च कर सकते हैं। देखिए ये पेज आपका इंडेक्स हुआ है। हो सकता है इसमें बहुत सारे पेजेस ऐसे हो जिनके ऊपर आप एक्चुअली एसईओ कर ही ना रहे हो, तो उन पेजेस को आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते कि नहीं ये मैंने पेजेस बना तो दिए बट इनके एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंस नहीं, इनको मैं रैंक नहीं करना चाह रहा हूँ, इनके कंटेंट को मैं किसी दूसरे कंटेंट के साथ कॉम्पीट नहीं करा रहा हूँ, तो ठीक है आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। बट वो पेजेस जो आपके एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर तो लो कंटेंट होना ही नहीं चाहिए। तो ये लिस्ट आपको मिल जाएगी। सिंपली आपको क्या करना है, इस लिस्ट को यहां से एक्सपोर्ट कर लेना है, राइट। इसी तरीके से आपके पास एक्सेल फॉर्मेट में लिस्ट आ जाएगी एंड देन उसके हिसाब से आपको एक एक पेज के ऊपर जाकर जो चेंजेस है वो करने हैं। अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक यूआरएल के ऊपर आ जाऊं और यहां पर भी जाके मैं ओपन इन ब्राउजर करके आपको दिखा सकता हूं, यहां पर आपको बहुत ही लो क्वालिटी कंटेंट जो है वो दिखाई देगा। देख रहे हैं आप, बहुत ही कम कंटेंट जो है वो इस पेज के ऊपर लिखा हुआ है। बट अगेन अगर ये मेक सेंस करता है तो आप इग्नोर कर दें इसको, अगर मेक सेंस नहीं करता है उस पर्टिकुलर सिनेरियो में एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चेंजेस करने की जरूरत है। तो ये रिपोर्ट भी आपको मदद करेगी बड़ी ही क्विकली लो कंटेंट फाइंड आउट करने में।
अब हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को समझना है विच इज बेसिकली मोड। तो जब भी आप स्क्रीमिंग फ्रॉग के ऊपर आएंगे आपको यहाँ पर 4 मोड जो है वो दिखाई देंगे। एक तो होता है स्पाइडर मोड जो बाय डिफॉल्ट आपका मोड होता है। अब इसमें क्या होगा, आपको यहाँ पर जो यूआरएल है वो मेंशन करना होगा और उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि किस तरीके से आप अपने यूआरएल को क्रॉल कराना चाहते हैं और उसके बाद आपको स्टार्ट कर देना है और क्रॉलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और बाकी की जो इनसाइट्स रिपोर्ट्स हैं आपके सामने आ जाएगी। तो ये एक बाय डिफॉल्ट मोड होता है। सेकंड जो मोड होता है काफी इंटरेस्टिंग मोड है, दैट इज बेसिकली लिस्ट। अब जैसे नाम से पता चल रहा है, जैसे ही मैंने लिस्ट मोड यहां पर किया, आप क्या देख रहे हो कि यहां पर जो यूआरएल डालने का आपको ऑप्शन दिख रहा था वो गायब हो गया। मतलब इस मोड के अंदर आप यूआरएल नहीं पेस्ट कर सकते, यहां पर आपको यूआरएल्स को अपलोड करना होगा। आप मैनुअली कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं या किसी एक्सएमएल साइट मैप फाइल के थ्रू जो यूआरएल्स हैं उनको अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैनुअली पे जाऊं तो मैं यूआरएल्स को किस तरीके से अपलोड करूंगा, मैं यूआरएल्स को इस तरीके से अपलोड कर सकता हूं और मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। अब यहां पर आप देखो प्रोसेस्ड 1 यूआरएल हो गया, मैं इसको ओके के ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहां पर क्रॉलिंग स्टार्ट हो रही है और मेरा केवल एक ही यूआरएल जो है वो यहां पर क्रॉल होगा। अब बहुत ध्यान से समझिए, अगर मैं इमेजेस के ऊपर आप जा रहा हूं तो आप देख सकते हैं इस वाले यूआरएल से रिलेटेड मेरे को कोई भी इमेजेस जो है वो नहीं दिखाई देंगी। कैनोनिकल मेरे को दिखाई दे रहा है, पेजिनेशन अगर होगा तो वो मेरे को दिखाई देगा, बट इमेजेस अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको इमेजेस नहीं दिखाई देंगी। इसी तरीके से इस पेज के ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स वगैरह होंगे उनको भी स्क्रीमिंग फ्रॉग का क्रॉलर क्रॉल नहीं करने वाला है। मतलब कि लिस्ट मोड में क्या होता है कि जो यूआरएल्स आप यहाँ पर अपलोड करेंगे केवल और केवल उन्हीं यूआरएल्स को क्रॉल किया जाएगा। तो काफी लेजर टारगेटेड क्रॉलिंग होती है ये, इसको आप इस तरीके से समझिए। तो कई बार आप जो बहुत बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं और आपको चाहिए होता है कि आप एक लिमिटेड सेट ऑफ यूआरएल्स की केवल एनालिसिस करना चाहते हैं, उसकी केवल क्रॉलिंग करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप इस टाइप के जो ऑप्शंस हैं उनको यूज करते हैं। तो ये हमारा सेकंड मोड हो गया, आई बिलीव क्लियर हो गया होगा आपको। थर्ड मोड अगेन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब यहां पर जब मैं मोड पे जाता हूं विच इज बेसिकली एसईआरपी। अब एसईआरपीज में क्या होते हैं, अगर मैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस की बात करूं तो यूआरएल होता है, टाइटल्स होते हैं, डिस्क्रिप्शंस होते हैं। अब एक सिनेरियो मान के चलते हैं कि आप किसी वेबसाइट का एनालिसिस कर रहे थे, आप यहां पर गए स्पाइडर वाले मोड में, आपने वेबसाइट यहां पर मेंशन करी, एनालिसिस करी, पेज टाइटल्स, पेज डिस्क्रिप्शंस और यूआरएल्स आपको यहां पर मिले, आपने उनको डाउनलोड किया। अब आप फर्दर उसके अंदर जो कुछ चेंजेस हैं वो करना चाहते हैं। अब उन चेंजेस को करने के बाद वो एक फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। मान लिया आपके पास सीएसवी फॉर्मेट में है या एक्सएलएस फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल है, यूआरएल अवेलेबल है, टाइटल अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। अब आप क्या करेंगे, इस मोड पे आने के बाद उसको यहां पर अपलोड करेंगे। वो जो आपकी फाइल होगी उसको आपको अपलोड करना होगा। फॉर्मेट में आपको यहां पर दिखा दूंगा, वैसे नॉर्मल फॉर्मेट है, यूआरएल आपको मेंशन करना है, फिर टाइटल आपको मेंशन करना है, फिर डिस्क्रिप्शन आपको मेंशन करना है और उसको अपलोड कर देना है। तो उसको अपलोड करने से जो आपके पेज टाइटल्स और जो आपके मेटा डिस्क्रिप्शन है वो यहां पर आपको शो हो जाएंगे, राइट। एड्रेस हो जाएगा, टाइटल हो जाएंगे और डिस्क्रिप्शन यहां पर शो हो जाएंगे। और उसका जो प्रीव्यू है, जो एसईआरपी स्निपेट, देखिए नीचे यहां पर दिख रहा होगा छोटा सा आपको, एसईआरपी स्निपेट में उसका प्रीव्यू भी जो है वो दिखाई देगा। अच्छा, ये ऑप्शन इन्होंने क्यों दिया है कि जैसे आपने जो लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन डाउनलोड किए, उसके बाद आपने उसमें कुछ फर्दर चेंजेस किए, नाउ यू वांट टू सी कुछ फिल्टर्स वगैरह लगा करके कोई टाइटल मिसिंग तो नहीं है, टाइटल की लेंथ कितनी है, उसका पिक्सल कितना है, टाइटल डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड जो भी बेसिक आपको ऑडिट करने, उसके लिए इस टूल में तो आपको उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहां पर जब आप इस मोड में जाते हैं, जो थर्ड वाला मोड मैंने बताया, एसआरपी वाला मोड, तो इस मोड में ऐसा नहीं है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शंस लाइव होने चाहिए तभी वो क्रॉल कर पाएगा। अगर एज एन फाइल आपके पास है, ऑफलाइन फाइल की तरीके से अगर आपके पास है, उसको भी अपलोड करके आप बहुत सारी एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि थर्ड मोड का मतलब क्या है। अब आ जाते हैं एक और लास्ट मोड के ऊपर, वो भी काफी इंटरेस्टिंग मोड है, कंपेयर वाला मोड, बट ये फीचर आपको ना पेड के अंदर मिलती है। अब जैसे ही मैं यहां पर कंपेयर के ऊपर क्लिक करता हूं, यहां पर आपको दो चीजें दिख रही हैं, एक तो करंट में सेलेक्ट क्रॉल आपको दिख रहा है और एक प्रीवियस में सेलेक्ट क्रॉल दिख रहा है। अब मान के चलते हैं 2-4 दिन पहले आपने अपनी वेबसाइट की क्रॉलिंग कराई थी, उसके बाद 2-4 दिन के बाद जो है वो वापस आपने अपनी वेबसाइट पे बहुत सारे चेंजेस करे और उसके बाद वापस आप क्रॉल कराने जा रहे हैं। तो एक कंपैरिजन आप देखना चाहेंगे, जो पहले क्रॉलिंग हुई थी उसमें और जो अभी क्रॉलिंग हुई उनमें क्या डिफरेंस है। तो वो ये वाला मोड आपको क्लियरिटी देगा, कंपैरिजन वाला मोड, कि क्या डिफरेंस है। अब इसके लिए जो पहले की क्रॉल वाली फाइल है उनको आपको सेव करके बेसिकली रखना पड़ेगा और उसके बाद जो आपको करंट क्रॉल है वो आपको करवाना पड़ेगा, तब जाके कंपैरिजन हो पाएगा। तो ये कुछ मोड्स आपको स्क्रीमिंग फ्रॉग टूल के अंदर देखने को मिलते हैं, जो जब आप बहुत ही डीपर एनालिसिस कर रहे होंगे
तब इन सब चीजों की आपको जरूरत होगी। वैसे पता तो होना ही चाहिए क्योंकि हम लोग स्क्रीमिंग फ्रॉग को बहुत इन डेप्थ जो है वो पढ़ रहे हैं। हम लोग इंटरनल लिंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग स्क्रीमिंग फ्रॉग को यूज कर सकते हैं। जिन लोगों को इंटरनल लिंक्स के बारे में नहीं पता है, सबसे पहले समझेंगे कि इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं और इंटरनल लिंक्स की इंपॉर्टेंस क्या है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इंटरनल लिंक्स के कौन कौन से फैक्टर्स के अराउंड हम लोग स्क्रीमिंग फ्रॉग को यूज कर सकते हैं, तो ये सब कवर करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। देखिए, मान के चलते हैं कि आपकी एक वेबसाइट है विच इज बेसिकली a.com, और इस वेबसाइट के ऊपर आपने एक पेज बनाया है ए, और इसी तरीके से आपने अपनी ही वेबसाइट के ऊपर एक और पेज बनाया हुआ है बी। तो ये दो पेजेस हैं। जब कभी भी आप अपने किसी एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर कंटेंट के बीच में एक लिंक देते हैं जो बेसिकली आप ही के वेबसाइट के किसी दूसरे पेज को पॉइंट करता हो, जैसे यहां पर मैंने कंटेंट लिखा और लिंक क्या लगा दिया a.com/b। अब कोई भी पर्सन इस पे क्लिक करेगा तो वो कहां जाएगा, वो इस स्पेसिफिक पेज के ऊपर जाएगा। तो ये बेसिकली कहलाते हैं हमारे इंटरनल लिंक्स। ठीक है, अब एक बात समझिए, इस वाले पेज के लिए a.com/b एक आउटबाउंड लिंक हो गया क्योंकि ये इस पेज से इसको बाहर लेकर जा रहा है, राइट। इसी तरीके से a.com/b के लिए यही लिंक इन लिंक हो गया। यहां से ये चीज भी आपको क्लियर हो गई। अब इन इंटरनल लिंक्स की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस समझते हैं विद रिगार्ड्स टू एसईओ। देखिए, जब भी गूगल के क्रॉलर को नए पेज को डिस्कवर करना होता है वहां पर ये इंटरनल लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, डिस्कवरिंग, क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग ये तीन अलग अलग चीजें। डिस्कवर करने का मतलब नए पेज को ढूंढ लेना कि भाई ये पेज एक एग्जिस्ट करता है, यूआरएल के बारे में पता चल गया। क्रॉल करने का मतलब उस पेज के कंटेंट को क्रॉल कर पाए, क्रॉलर समझ पाए कि ये पेज किस बारे में है, उसके एचटीएमएल को, सीएसएस को, जावास्क्रिप्ट को वो क्रॉल कर पाए, एलिमेंट्स को क्रॉल कर पाए जो पेज के एलिमेंट्स होते हैं। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज क्रॉलिंग। इंडेक्सिंग का मतलब कि वो पेज का कंटेंट उसको वैल्यूएबल लगता है, नाउ उस पेज को वो अपने गूगल इंडेक्स में रख लेता है और जब भी कोई पर्सन उस पेज से रिलेटेड कोई क्वेरी करेगा वो पेज जो इंडेक्स में है वो उठ के आ जाएगा सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर, डिपेंडिंग ऑन आपने किस तरीके से एसईओ किया है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, डिस्कवरेबिलिटी। तो अगर कोई पेज ठीक तरीके से डिस्कवर ही नहीं हो पा रहा है तो उसकी क्रॉलिंग के भी चांसेस मुश्किल है और उसके इंडेक्सिंग के भी चांसेस मुश्किल है। तो एसईओ में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो डिस्कवरेबिलिटी होती है, और इंटरनल लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिस्कवरेबिलिटी पे। जैसे अगर गूगल का क्रॉलर यहां पर आता है पेज ए के ऊपर, ठीक है, तो पेज ए के ऊपर उसको पेज बी का लिंक मिलता है जिससे उसको बी पेज के बारे में पता चल जाता है। ऐसा नहीं कि इंटरनल लिंक्स ही केवल पेजेस की डिस्कवरेबिलिटी बताते हैं, भैया आप साइट मैप्स लगाते हैं उनसे भी पता चल जाता है, बट ठीक है, इंटरनल लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं डिस्कवरेबिलिटी के लिए, राइट। हायर इंटरनल लिंक्स टुवर्ड्स अ पेज मतलब मोर लिंक अथॉरिटी टू द पेज, हेंस मोर वैल्यूएबल। कोई आपने एक पेज बनाया और उस पेज के ऊपर आप ही की वेबसाइट से डिफरेंट डिफरेंट पेजेस के इंटरनल लिंक्स जो है वो आ रहे हैं, तो उस पेज को बहुत सारी जगहों से रिफर किया जा रहा है आप ही की वेबसाइट के ऊपर, विच मींस दैट कि ये पेज वैल्यूएबल है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट जो है वो निकल के आता है इंटरनल लिंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड इज बेसिकली लिंकिंग स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर वेबसाइट्स ओवरऑल साइट स्ट्रक्चर। किस तरीके से आपने इंटरनल लिंकिंग करी हुई अपनी वेबसाइट के ऊपर, इस बात की भी इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से जाती है आपके इंटरनल लिंक्स के तरीके से ही। एक्चुअली आपकी वेबसाइट का ओवरऑल साइट स्ट्रक्चर क्या है, किस टाइप से लिंक्स का स्ट्रक्चर है, इसमें भी प्रॉपर इंटरनल लिंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी के साथ साथ फोर्थ पॉइंट जो है वो इंटरनल लिंक्स एक और कॉन्सेप्ट की तरफ पॉइंट करते हैं विच इज बेसिकली क्रॉल डेप्थ। अब क्रॉल डेप्थ का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और किसी दूसरे पेज तक पहुंचने के लिए वेबसाइट के ही आपको 3-4 क्लिक्स करने पड़ते हैं। जैसे वेबसाइट पे गए, फिर आपने उसकी कैटेगरी सेक्शन पे गए, फिर कैटेगरी सेक्शन के बाद आपको उस पेज के ऊपर जाते हैं, तो वहां पर जो क्रॉल डेप्थ है वो 2 की क्रॉल डेप्थ हो गई, राइट। तो अगर आपको इंटरनल लिंक्स सही तरीके से प्लेस करने आते हैं या इंटरनल लिंक्स की स्ट्रैटेजी बनानी आती है तो बड़ी आसानी से आप क्रॉल डेप्थ के भी कॉन्सेप्ट्स को हैंडल कर पाएंगे। अब देखते हैं कि आखिर स्क्रीमिंग फ्रॉग के अंदर इंटरनल लिंक से रिलेटेड हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल जाएंगी। पहली बात तो आप क्रॉल डेप्थ देख पाएंगे कि भाई ये यूआरएल जो है वो कितनी दूर है, कितने क्लिक दूर है। कोई भी यूजर अगर इस यूआरएल तक पहुंचना चाहे, दैट इज बेसिकली क्रॉल डेप्थ। तो सबसे पहले क्रॉल डेप्थ ही देखते हैं। तो क्रॉल डेप्थ के लिए आपको क्या करना है, जैसे नॉर्मली हमने हमारी वेबसाइट को क्रॉल करा लिया, यहाँ पर हमने मेलचिम्प रखा है, आप किसी भी वेबसाइट को ले सकते हैं। उसके बाद क्रॉल डेप्थ के लिए आपको जाना है यहाँ लिंक्स पे, लिंक्स पे आ जाना है आपको, ठीक है। अब जब आप लिंक्स पे आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए
ये आपके सारे यूआरएल्स हैं और यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि इसकी क्रॉल डेप्थ कितनी है। तो वो पेजेस जिनकी क्रॉल डेप्थ 2 या 2 से ज्यादा है, एक बार 2 तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं क्योंकि बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर है कि 2 तक क्रॉल डेप्थ हो आपकी, बट अगर 2 से ज्यादा क्रॉल डेप्थ है उस पर्टिकुलर सिनेरियो में थोड़ा सा उसको ऑडिट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर बहुत इंपॉर्टेंट पेजेस की आपकी क्रॉल डेप्थ 3 या 4 है तो आपको कोशिश करनी है कि उनका लिंक स्ट्रक्चर इस तरीके से आप करें कि उसकी जो क्रॉल डेप्थ है वो 3 या 4 ना रहे बल्कि 2 पे आ जाए, अगर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेजेस हैं आपके लिए तो एक तो क्रॉल डेप्थ का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए कि क्रॉल डेप्थ हमको पता चल जाती है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्क्रीमिंग फ्रॉग के रिगार्ड्स में इंटरनल लिंक्स के लिए, वो ये है कि आपको आपके यूनिक इंटरनल लिंक्स पता चल जाते हैं। कहने का मतलब कि अगर ये मेरा पेज है तो मेरे इस पेज को मेरी ही वेबसाइट से कितने डिफरेंट पेजेस से इंटरनल लिंक्स मिले हुए हैं, वो नंबर कितना है, वो 5 लिंक्स मिले हैं, 10 लिंक्स मिले हैं, 15 लिंक्स मिले हैं, कितने लिंक्स मिले हैं, तो ये चीज आप देख सकते हैं। वो भी यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। दैट इज बेसिकली यहां पर अगर आप देखें तो यूनिक इंटरनल लिंक्स आपको देखना है। यहां पर ये देखिए यूनिक इन लिंक्स, ये आपको दिख रहा है। तो यहां पर बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जिनको बहुत सारे लिंक्स मिले हुए हैं। जैसे अगर आप ये देखें तो मार्केटिंग वाला एक पेज है जिसको बहुत सारी जगहों से जो है वो इंटरनल लिंकिंग करी गई है इसी वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस से। तो आपको इस रिपोर्ट को डाउनलोड करके ऐसे पेजेस फाइंड करने हैं जिनकी जो इंटरनल लिंकिंग है वो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है या 10 से कम है, उनको देखना है, राइट। तो आप देखोगे उससे आपको लिस्ट ऑफ पेजेस मिल जाएंगे कि ये सारे मेरे पेजेस हैं जिनके जो इंटरनल लिंक्स है वो बहुत ही कम बने हुए हैं और ये हमारे इंपॉर्टेंट पेजेस। उसमें भी आपको प्रायोरिटी सेट करने की जरूरत है कि इसमें से भी हमारे इंपॉर्टेंट पेजेस कौन से हैं जिनके ऊपर हमें प्रायोरिटी पे काम करना है, जिनके इंटरनल लिंक्स हमें बनाने हैं, क्योंकि अगर उन पेजेस के ऊपर आप एसईओ कर रहे हैं फिर उनके इंटरनल लिंक्स आपको बनाना है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप समझते हैं दैट इज ऑर्फन पेजेस का कॉन्सेप्ट, वो मैंने यहां पर भी मेंशन किया हुआ था। ऑर्फन पेजेस वो पेजेस होते हैं जो बेसिकली आपकी वेबसाइट पे एग्जिस्ट तो करते हैं बट उनको किसी भी पेज से लिंक नहीं किया गया है, तो उनकी डिस्कवरेबिलिटी ना बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। तो ऐसे पेजेस को फाइंड आउट करने के लिए आपको जाना है रिपोर्ट्स में जाने के बाद यहां पर देखिए ऑर्फन पेजेस की रिपोर्ट है, बस सिंपली आपको क्लिक कर देना है और इसको डाउनलोड कर लेना है, राइट। ऑर्फन पेजेस वाली रिपोर्ट को हम डाउनलोड कर लेंगे। तो ये वो पेजेस हैं जो डिस्कवर नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कि उनकी इंटरनल लिंकिंग ही नहीं करी गई। तो इन पेजेस को पकड़ना है आपको और इन पेजेस को कहीं ना कहीं से लिंक करना है सो दैट इनकी डिस्कवरेबिलिटी जो है वो आ जाए। तो यहां पर इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए कोई भी नहीं, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है, वरना यूआरएल और सोर्स आपको देखने को मिल जाता। आई बिलीव आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंटरनल लिंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्रीमिंग फ्रॉग को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। हम लोग देखने वाले कि कैनोनिकल बेस्ड रिपोर्टिंग किस तरीके से आप कर सकते हैं स्क्रीमिंग फ्रॉग के अंदर, या कैनोनिकल बेस्ड जो इश्यूज वगैरह होते हैं उनको किस तरीके से फिगर आउट कर सकते हैं आप स्क्रीमिंग फ्रॉग के अंदर, फिर उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। बट सबसे पहले हम लोग को समझना है कि कैनोनिकल यूआरएल क्या होता है और बेसिकली ये इशू क्या है, कैनोनिकलाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखिए ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपकी एक वेबसाइट है विच इज बेसिकली a.com, इसके ऊपर आपने एक पेज बनाया /a करके और इस पेज के ऊपर जो है वो आपने प्रॉपरली यहां पर कंटेंट जो है वो मेंशन किया। उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर दूसरे भी पेजेस बनाए हुए हैं, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि a.com/b करके एक पेज बनाया हुआ है। बट नोइंगली और अननोइंगली ऐसा हो सकता है कि ये वाला कंटेंट सेम एज इट इज जो है वो आपके इस पेज के ऊपर हो जाए। ऐसा हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पेज आपका HTTP का पेज था, ये वाला पेज आपका HTTPS वाला पेज हो गया, या मान के चलते हैं कि आपने कॉन्टेक्ट अस करके कोई पेज बनाया था, वो ये कॉन्टेक्ट अस का पेज था, आपने यहां पर इंक्वायरी करके एक और पेज बना दिया। तो पेज के यूआरएल्स तो बदल गए बट कॉन्टेक्ट अस वाले पेज के ऊपर जो इंफॉर्मेशन थी, सेम इंफॉर्मेशन जो है वो यहां पर भी आ गई इंक्वायरी वाले पेज के ऊपर। ऐसा हो सकता है कि सेम टाइप की जो इंफॉर्मेशन है वो इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर भी आ जाए, जहां पर जो आपका मास्टर पेज है वो ये है, जो मेन कंटेंट वाला पेज है वो ये है, बट किन्हीं रीजंस की वजह से आपके ये दोनों पेजेस का जो कंटेंट है वो ये कंटेंट के जैसा सेम हो गया। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या होगी, देखिए जब मैं ये कह रहा हूं कि ये आपका मास्टर पेज है या मेन पेज है, तो जब भी कोई इसके कंटेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी करेगा गूगल के ऊपर, तो आप क्या चाहोगे कि आपका ये वाला पेज रैंक करे, ये आप चाहते हैं बिकॉज आपने इसको मास्टर पेज कंसीडर किया है। बट क्या ऐसा नहीं हो सकता कि गूगल इस पेज को रैंक कराने के बजाय इस पेज को रैंक कराने लगे, या गूगल इन तीनों
पेजेस जिनका कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है, उनमें गूगल अपने आप से, इस बात को समझिएगा, गूगल अपने आप से ये सोचता है कि ये वाला जो पेज है ना, ये मेन जो पेज है वो है, तो हर बार वो इस पेज को प्रायोरिटी देगा, ये वाला पेज आपका रैंक करेगा, इस पेज के ऊपर बार बार क्रॉलर आएगा, अगर कंटेंट के अपडेशन वगैरह भी चेक करने हैं तो इस पेज के ऊपर आएगा। नाउ ये जो डिफाइन करना है कि आखिर इन तीनों पेजेस में से यही मेरा मास्टर पेज है, इसी को बोलते हैं बेसिकली कि कैनोनिकल यूआरएल्स आप डिफाइन करते हैं। मैं आपको कोड दिखा देता हूं यहां पर सबसे पहले कि किस टाइप से ये डिफाइन किया जाता है। तो यहां पर हेड के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर हमने मेंशन किया लिंक रिलेशन इज इक्वल टू कैनोनिकल, और एचआरएफ में यहां पर कोई हम लोग यूआरएल मेंशन करेंगे, ठीक है। अब ये वाला जो कोड है, ये यहां पर जो आपको ये कोड दिख रहा है, जो ओवरऑल यहां से यहां तक का कोड है, ये आप जाकर जिस भी पेज के ऊपर लगाएंगे, मान के चलते हैं इसको मैं लगा देता हूं जाकर example.com/a पेज के ऊपर, विच मीन्स दैट कि ये जो ए पेज है ना, ये डुप्लीकेट है इस पेज का। तो हम गूगल को बता रहे हैं कि ये वाला पेज हमारा मास्टर पेज है, और जहां पर भी ये कोड हम मेंशन करेंगे, जिस भी पेज के ऊपर हेड सेक्शन में जाकर हम ये कोड मेंशन करेंगे, वो इस पेज का डुप्लीकेट पेज हो जाएगा। फाइन, बात समझ में आ गई कि इस तरीके से इसको मेंशन किया जाता है। बट आपके दिमाग में एक और चीज आ रही होगी कि सर मेरे में तो डुप्लीकेट का इशू ही नहीं हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि भाई मैंने ना एक ही अपना पेज बनाया हुआ है, केवल मैंने ये एक ही अपना पेज बनाया हुआ है, यही मेरा मास्टर पेज है, यही मेरा डुप्लीकेट पेज है, बाई चांस मेरे कोई से भी डुप्लीकेट पेजेस जो है वो नहीं बन रहे हैं। उस पर्टिकुलर सिनेरियो में मैं क्या करूंगा? उस पर्टिकुलर सिनेरियो में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन। सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन का मतलब यह है कि अगर आप गूगल को यह बताना चाहते हैं कि ये वाला जो आपका पेज है यही अपने आप में मास्टर पेज है, इसका कोई डुप्लीकेट पेज नहीं है, और यही पेज हम रैंक कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं क्रॉलर आए और इसी पेज की पूरी प्रॉपरली एनालिसिस करे, बार बार इसी पेज को क्रॉल करे, तो आपको सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन करना पड़ेगा। मतलब इस पेज का जो यूआरएल है ना, आपको लिंक में जाकर सेम यूआरएल को इस तरीके से आपको मेंशन करना पड़ेगा, विच मींस दैट आप सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन कर रहे हैं। क्लियर हुई बात कि एक सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन करके भी एक इशू होता है। अदर कौन से रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो मैंने बताया आपको, मास्टर पेज वाली, डुप्लीकेट पेज वाली, सेम टाइप के कंटेंट वाली, किसी दूसरे पेज को इंपॉर्टेंस मिल जाना। बट आप इस चीज को एज एन एसईओ पर्सन बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे कि जो मेन आपका पेज है, जिसको वेटेज मिलना चाहिए, जिसको रैंकिंग मिलनी चाहिए, वही पेज आपका डिफाइंड हो। फाइन। सो जनरली यही होता है कि जब आप एसईओ करने जाएंगे किसी भी वेबसाइट का, तो अगर आपको वहां डुप्लीकेट वगैरह का इशू नहीं दिख रहा है तो सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन तो करना ही है। इसका मतलब क्या सर कोई मैं ऐसा पेज लाइव कर सकता हूं जिसके ऊपर मैं कैनोनिकल यूआरएल मेंशन ही ना करूं? अगर आप लाइव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई इसको रोकेगा नहीं। बट तरीका क्या है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या है कि जितने भी आपके यूआरएल्स होंगे उनके ऊपर कैनोनिकल जो है वो जरूर मेंशन होगा, इस तरीके से जो यहां पर आप देख रहे हैं, इस तरीके से कैनोनिकल जरूर मेंशन होगा। क्लियर बात हुई। अब देखिए अदर रीजंस क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया ना, सेम टाइप ऑफ कंटेंट फॉर मोबाइल एंड डेस्कटॉप ऑन टू डिफरेंट यूआरएल्स। जैसे एक यूआरएल आपका बन रहा है m.abc.com, एक यूआरएल आपका बन रहा है abc.com, तो आपको तो ये लग रहा होगा कि नहीं नहीं ये मेरा मोबाइल वर्जन है और ये मेरा डेस्कटॉप वर्जन है, ये दो अलग अलग वर्जन्स हैं, बट पेज एक ही है। बट ऐसा नहीं है, गूगल की नजर में ये एक अलग पेज है विच इज बेसिकली पेज 1, ये एक अलग पेज है विच इज बेसिकली पेज 2। सो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो आपको एक और टाइप का जो कोड है वो यहां मेंशन करना होगा। जैसे आप देख रहे हैं यहां पर ना, लिंक रिलेशन अल्टरनेट, और यहां पर मीडिया ओनली स्क्रीन और मैक्सिमम विड्थ, ये हो गई हमारे मोबाइल की मैक्सिमम विड्थ होती है। अगर ऐसा हो रहा है तो यहां पर आप अपना यूआरएल जो है वो मेंशन करेंगे, मोबाइल वाला यूआरएल जो है वो मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये वाला कोड जो है ना वो आप जाकर अपने इस वाले यूआरएल के ऊपर मेंशन कर देंगे, जो बेसिकली बताएगा कि देयर इज अनदर मोबाइल वर्जन व्हिच इज बेसिकली दिस वन, बट दिस इज द मेन पेज। इसीलिए हम लोगों ने इसी को जो है यहां पर रिलेशन कैनोनिकल किया हुआ है, बस इसका एक अल्टरनेट पेज जो है वो ये है। एंड नाउ यू हैव टू मेंशन दिस थिंग या दिस कोड ऑन दिस पर्टिकुलर पेज। क्लियर हुई बात? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेकंड, जैसे HTTP एंड HTTPS वर्जन ऑफ अ पेज अगर आपको बन रहा है तो ये आपको डेवलपर से बात करनी होगी, और आपको ये दो डिफरेंट पेजेस के ऊपर सेम टाइप का कंटेंट नहीं कराना है। तो जो वो नॉन HTTPS वर्जन आपका होता है, यानी कि जो आपका HTTP वाला वर्जन होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं 301 रीडायरेक्शन कर देते हैं। किसके ऊपर? HTTPS के ऊपर।
ये हमें करने की जरूरत होती है। ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट चीज है, शुरुआत में ही आप करते हैं। और इसके साथ साथ एक्सीडेंटल वेरिएशंस बहुत सारे बन जाते हैं। जैसे आपने कोई वेबसाइट बनाई और वो पहले स्टेजिंग सर्वर के ऊपर थी, ठीक है, और स्टेजिंग सर्वर को आपने क्रॉल करा दिया, या फिर उसको आप कुछ बना रहे थे, शुरुआत कर रहे थे वेबसाइट को, और उस वेबसाइट की क्रॉलिंग अलाउड थी और वो जाकर पेजेस जो है वो इंडेक्स हो गए, और बाद में आप उन पेजेस को दूसरे यूआरएल्स के ऊपर लाइव करते हैं, डोमेन के सेम ही दूसरे यूआरएल्स के ऊपर लाइव करते हैं। उस पर्टिकुलर सिनेरियो में भी एक तरीके से जो दो डिफरेंट यूआरएल्स हैं वो बन जाएंगे, बट दोनों के ऊपर सेम कंटेंट जो है वो होगा। तो ये इशू आपको समझ में आया, और इशू का जो सोल्यूशन है वो यही है, चाहे वो आप सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन करें, या फिर अगर आपको पकड़ में आ रहा है कि भैया कंटेंट सेम है ये 4-5 पेजेस के और इसमें कैनोनिकल इशू आ रहा है, तो फिर आप इस तरीके से भी टैग जो है वो लगाकर कर सकते हैं। 99% ऑफ द सिनेरियोज में जो सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन है वही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, ठीक है। अब इस सब चीजों से रिलेटेड आखिर स्क्रीमिंग फ्रॉग हमें क्या अपडेट्स देता है वो हम लोग देख लेते हैं, राइट। तो स्क्रीमिंग फ्रॉग के ऊपर आप आ जाएं, और मैंने यहां पर एक वेबसाइट मेंशन करी हुई है, वो वेबसाइट यहां पर जो है वो क्रॉल हो गई। क्रॉल होने के बाद आपको कैनोनिकल्स में जाना है, और कैनोनिकल्स में अगर आप जाएंगे तो यहां पर देखिए ये सारे आपके डिफरेंट यूआरएल्स हैं एंड कंटेन्स कैनोनिकल। पहले तो जैसे मैंने आपको ये बताया कि आपको ये भी चेक करना है कि भैया मेरे सारे यूआरएल्स के ऊपर कैनोनिकल है या नहीं है, तो किन किन यूआरएल्स के ऊपर कैनोनिकल है और उनका जो कैनोनिकल यूआरएल है वो किस तरीके का है। जैसे यहां पर जो आप देख रहे हो कैनोनिकल इस पेज के ऊपर है, और यहां पर अगर आप देखो तो सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन है, राइट। इसी तरीके से सेल्फ रेफरेंसिंग मतलब वही सेल्फ कैनोनिकल वाले आपके कौन कौन से डिफरेंट पेजेस हैं जो सेल्फ कैनोनिकल हैं। इसी तरीके से कैनोनिकलाइज्ड में जाते हैं हम लोग। अब देखो ये वाला जो हमारा पेज है जिसमें एक डायनेमिक पैरामीटर जो है वो आ रहा है, जैसे प्राइमरी टॉपिक इज इक्वल टू प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। अब मान के चलते हैं गूगल अगर इसको एज अ एक पेज जो है वो कंसीडर कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमें जो कैनोनिकल यूआरएल डिफाइन करना है वो ये डिफाइन करना है ना, mailchimp.com/contact। अगर आप देखोगे तो ये कैनोनिकलाइज्ड किया गया, और यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला पेज का जो मेन मास्टर कॉपी है वो ये वाला पेज है। क्लियर हुआ आपको कॉन्सेप्ट की किस तरीके से हो रहा है। इसी तरीके से मिसिंग, अगर कोई ऐसे यूआरएल्स है जिन पे कैनोनिकल नहीं है तो तुरंत इसको क्या करना है, हमें डाउनलोड कर लेना है, और एक बार के लिए इन सभी को हमें सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन कर देना है। कई बार गलती हो जाएगी, हो सकता है आपने एक से ज्यादा कैनोनिकल टैग लगा दिए हो अपने किसी एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर, बट ये एक मिस्टेक है जो जनरली लोगों से हो जाती है, मल्टीपल लगा देते हैं, मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो वो हो जाएगा। नॉन इंडेक्सेबल कैनोनिकल है, ये भी नहीं होना चाहिए। अब मान के चलते हैं ये वाला पेज आपका डुप्लीकेट पेज है, अब इसके अंदर कैनोनिकल टैग में जो आपने यूआरएल मेंशन किया वो यूआरएल इंडेक्सेबल ही नहीं है, गूगल उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहा, कोई भी रीजन हो सकते हैं, तो वो तो प्रॉब्लम होने वाली होगी, राइट। तो ऐसा कोई यूआरएल तो नहीं है जो इंडेक्सेबल नहीं है, वो ये रिपोर्ट आपको यहां पर जो है वो पता चलती है जैसे, बट यहां पर नहीं है कोई नॉन इंडेक्सेबल कैनोनिकल है, कोई नहीं है, राइट। सारे जो है वो हमारे इंडेक्सेबल है, विच इज अ गुड थिंग। कोई ऐसा तो नहीं है जो अनलिंक्ड हो, कोई ऐसा तो नहीं है जो बेसिकली हेड के आउटसाइड लगाया गया हो टैग, तो ऐसा भी नहीं है, राइट। यहां पर जाकर देख लेते हैं, नहीं है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है जो अनलिंक्ड हो। अब ये क्या है, कैनोनिकल इज रिलेटिव। अब इसके लिए आपको एक चीज समझनी होगी कि रिलेटिव यूआरएल्स क्या होते हैं और एब्सोल्यूट यूआरएल्स क्या होते हैं। जब भी मैं कोई यूआरएल इस तरीके से लिखता हूं, जैसे a.com/example, ठीक है, इस तरीके से मैं लिखता हूं कोई यूआरएल, दिस इज बेसिकली द एब्सोल्यूट यूआरएल, जहां पर आप पूरा इसको मेंशन कर रहे हैं इस तरीके से, ये एब्सोल्यूट यूआरएल होता है। रिलेटिव यूआरएल क्या होता है, मैं सीधे आपसे कह दूं /abc/xyz/pqr, ये मैंने यहां मेंशन किया। अब आप अपने आप समझ रहे हैं कि ठीक है भाई, इसके आगे ये वाला डोमेन है, ठीक है, ये क्या चीज कहलाती, ये कहलाते हैं हमारे रिलेटिव यूआरएल्स, ठीक है। तो यहां पर जो स्क्रीमिंग फ्रॉग आपसे बोल रहा है वो ये बोल रहा है कहीं पर कोई कैनोनिकल के अंदर रिलेटिव यूआरएल तो नहीं मेंशन किया गया, वो नहीं होना चाहिए, तो उसको आपको ठीक करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको यहां से पता चलती हैं। इसके अलावा अगर मैं यहां रिपोर्ट्स में जाता हूं और कैनोनिकल्स में जाता हूं तो मेरे को दो और ऑप्शंस यहां पर दिखाई देते हैं। एक तो नॉन इंडेक्सेबल कैनोनिकल्स हैं, वो यही वाली चीज हो गई, ये वाली रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं वापस आता हूं यहां पर कैनोनिकल्स में, तो एक कैनोनिकल चेन की बात कर रहे हैं। अब कैनोनिकल चेन बेसिकली भी एक इशू है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई एक पेज है, ठीक है, ये डुप्लीकेट पेज था,
राइट आपने मेंशन किया कि इसकी मास्टर कॉपी ये है और इसके ऊपर मेंशन है कि इसकी मास्टर कॉपी ये, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ कैनोनिकल चेन व्हिच इज नॉट रिकमेंडेड थिंग। तो ये भी एक इशू है जिसको आपको रिजॉल्व करने की जरूरत है। आई बिलीव कैनोनिकल वाला इशू आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सेल्फ रेफरेंसिंग कैनोनिकल को समझिएगा। और मैं आपको यहां पर बता देता हूं, हम अगर किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, लेट से मैं मिंत्रा ही पे आ जाता हूं, कोई भी वेबसाइट आप देख लें, और अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक पेज को ओपन करूंगा, लेट से मैं यहां पर कोई एक पेज को ओपन करता हूं, दिस इज द पेज, और यहां पर मेरे को स्टैटिक यूआरएल देखने को मिल रहा है। मैं राइट क्लिक करके ना इसका पेज सोर्स देखता हूं, केवल कैनोनिकल देखने के लिए कि यहां पर कैनोनिकल किस तरीके से मेंशन किया गया है। कंट्रोल एफ करेंगे, कैनोनिकल, आप देखो यही वाला यूआरएल था, ठीक है, हेड सेक्शन के अंदर है। तो ये कौन सा बेसिकली कैनोनिकलाइजेशन है? सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन। आई बिलीव बात आपको समझ में आई होगी किस तरीके से काम करता है। हम लोग देखने वाले हैं कि स्क्रीमिंग फ्रॉग के अंदर रीडायरेक्शन चेन्स की जो रिपोर्ट है वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और फिर किस तरीके से उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बट इसको समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर रीडायरेक्शन चेन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, मान के चलते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक यूआरएल है a.com/a करके, आप इस यूआरएल को ब्राउजर में हिट करते हैं तो ये यूआरएल ना ओपन होकर बल्कि एक रीडायरेक्ट चेन सी बन जाती है। सबसे पहले जो रिक्वेस्ट है वो जाती है a.com/b के ऊपर, और फिर जो रिक्वेस्ट जाती है वो जाती है a.com/c के ऊपर, और फिर ये जो c वाला पेज है इसकी जो रिसोर्सेज है, यानी कि ये जो पेज है ये आपका लोड हो जाता है आपके ब्राउजर के अंदर और पेज का कंटेंट आपको दिखने लगता है। तो जो रिक्वेस्ट आप करते हैं सर्वर से कि भैया मेरे को इस यूआरएल के ऊपर जो प्रेजेंट कंटेंट है वो ब्राउजर के अंदर देखना है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हुआ क्या कि कोई रीजन की वजह से ऐसा हो सकता है कि ये वाले यूआरएल को आपने पहले से रीडायरेक्ट करके रखा हो। इस वाले यूआरएल को आपने रीडायरेक्ट कर दिया यहां पर, और उसके बाद इस स्पेसिफिक वाले यूआरएल को भी आपने रीडायरेक्ट कर दिया यहां पर। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज रीडायरेक्ट चेन, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। वैसे अगर मैं बात करूं, इतनी रीडायरेक्ट चेन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बट अगर कहीं पर बीच में दो से ज्यादा जो है वो यूआरएल्स प्रेजेंट हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें हम लोग स्क्रीमिंग फ्रॉग की मदद से आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसको रिजॉल्व करते हैं। देखिए, बहुत ही कॉमन चीज है कि कोई स्पेसिफिक यूआरएल को डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की वजह से आपको 301 या फिर 302 रिडायरेक्शन करने की जरूरत पड़ी हो, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं। बट मैं फिर से क्या कह रहा हूं आपसे कि रीडायरेक्शन चेंज जो है वो नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पेज जो है उसका यूआरएल बनाया हुआ था a.com/what_SEO, ये आपने बनाया था। अब कुछ टाइम के बाद आपको लगा कि नहीं भाई, ये वाला जो स्पेसिफिक यूआरएल है ये एसईओ फ्रेंडली नहीं है, मेरे को एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बनाना है। उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपने क्या किया, a.com/what is SEO, what हाइफन फिर लगाया, अंडरस्कोर नहीं लगाया, और इस लगाकर यहां पर इस तरीके से जो प्रॉपर यूआरएल है वो आपने बनाया। अब ये वाला जो यूआरएल है, फाइन, अब इसको आपको रिडायरेक्ट करना पड़ेगा यहां पर, तब तो कोई इस स्पेसिफिक यूआरएल को हिट करके आपके कंटेंट को एक्सेस कर पाएगा, या अगर इस स्पेसिफिक यूआरएल को हिट करेगा तो वहां पर एक रीडायरेक्शन जो है वो देखने को मिलेगा, और जो रीडायरेक्शन है वो 301 रीडायरेक्शन है। तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। वैसे बिना मतलब के रिडायरेक्शंस नहीं करने चाहिए, जहां पर नेसेसरी है वहीं पर जो है वो रिडायरेक्शन करने चाहिए। बट क्या मैंने बताया कि रीडायरेक्शन चेन एक प्रॉब्लम है, वही चीज यहां पर जो है वो डायग्राम से समझाने की कोशिश करी गई। अब बहुत सारे लोग रीडायरेक्शन चेन और रीडायरेक्शन लूप में कंफ्यूज होते हैं। देखिए, लूप का मतलब क्या है कि इस वाले यूआरएल को आपने यहां रिडायरेक्ट किया और उसके बाद इस वाले यूआरएल को आपने यहां पर रिडायरेक्ट कर दिया, तो एक लूप टाइप का जो है वो बन जा रहा है। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज रीडायरेक्शन लूप। अब इसका सोल्यूशन ये है कि मान लिया ये वाला जो आपका बी वाला पेज है, इसके ऊपर बेसिकली कंटेंट प्रेजेंट है, तो ये जो बी टू ए का रिडायरेक्शन हो रहा है इसको आपको बंद करना पड़ेगा। सर किस तरीके से बंद करेगा? डिपेंड करता है वेबसाइट की टेक्नोलॉजी के ऊपर और डिपेंड करता है आपने रिडायरेक्शन किस तरीके से लगाया हुआ है। मान के चलते हैं आपने किसी प्लगइन को यूज किया हुआ है रिडायरेक्शन के लिए। ऐसा भी होता है कि आप वर्डप्रेस के ऊपर काम करें, किसी एक स्पेसिफिक प्लगइन को यूज करें, तो उस प्लगइन में जाइए और उस प्लगइन की रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड कर लीजिए कि कौन कौन से जो रिडायरेक्शंस है वो एक्टिव है इस प्लगइन से। उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि भैया बी टू ए का जो रिडायरेक्शन है वो हमें देखने को मिल रहा है, तो इस वाले रिडायरेक्शन को आप एक तरीके से किल कर दीजिए, ये आपकी समस्या जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ये तो मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूं, बट जो आइडेंटिफिकेशन है वो किसी ना किसी एसईओ बेस्ड टूल की मदद से ही होता है। स्क्रीमिंग फ्रॉग के अंदर इसकी रिपोर्ट बहुत जबरदस्त तरीके से देखने को आपको मिलती है।
उसी की अभी हम लोग बात करेंगे। अब एक और सवाल आता है कि सर रिडायरेक्शन होने के रीजंस क्या हो सकते हैं। देखिए सबसे कॉमन जो रीजन है वो है कि आपने ध्यान नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल आपका जो एक पेज था वो abc.com/whatisSEO के ऊपर था। अब आपने क्या कहा कि भाई मेरी वेबसाइट बड़ी हो रही है, मैं कैटेगरी वाइज अपने यूआरएल्स को अरेंज कर रहा हूं, तो आपने कैटेगरी बना दी डिजिटल मार्केटिंग की और इस टाइप से आप अपना जो यूआरएल है वो बना दिया और आपने क्या किया, इसको रिडायरेक्ट कर दिया यहाँ 301 के ऊपर। अब इस वाले यूआरएल के ऊपर आप बेसिकली काम नहीं कर रहे हैं और नहीं चाहते हैं कि ये यूआरएल जो है वो लोग इसको अब यूज करें, राइट। बट जिनके पास पहले से ये यूआरएल है या कहीं पर ये लिंक मेंशन है तो वो लोग आराम से यहाँ पर जो रिडायरेक्ट है वो हो जाएंगे। या फिर यहाँ पर पहले से आपने बहुत सारा जो कंटेंट डाल रखा था जिसकी वजह से इस यूआरएल के जो पेज अथॉरिटी वगैरह थी वो बिल्ड हो चुकी थी, तो जो आपकी 90% ऑफ द पेज अथॉरिटी है वो ट्रांसफर हो पाए, इसलिए बेसिकली आपने यहाँ पर 301 का रिडायरेक्शन कर दिया। बात समझ में आती है। फिर कुछ समय बीता और आपको लगा नहीं अब डिजिटल मार्केटिंग नहीं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मैं एसईओ भी कर रहा हूँ, गूगल एड्स भी कर रहा हूँ, फेसबुक एड्स भी कर रहा हूँ, एनालिटिक्स भी कर रहा हूँ, जीटीएम भी कर रहा हूँ और भी बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ, तो अब मैं और ज्यादा निश स्पेसिफिक होकर कैटेगरीज बना रहा हूं, तो मेरा यूआरएल का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से होना चाहिए। अब आपने गलती क्या करी कि यहां से, क्योंकि अभी तो आपको ये वाला यूआरएल जो है वो दिख रहा था, अब आपने यहां से रिडायरेक्शन मारा एक 301 का और इसके ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया। दिस इज बेसिकली द प्रॉब्लम जो होती है और इसी को हम लोग रिडायरेक्शन चेन बोलते हैं। चेन बन गई ना कि ये वाला यहां पर रिडायरेक्ट हुआ, फिर ये वाला यहां पर रिडायरेक्ट हुआ। होना क्या चाहिए था बेसिकली कि ये वाला सीधे के सीधे यहां पर रिडायरेक्ट कर देना चाहिए। इसका सोल्यूशन क्या है कि ये वाला जो यूआरएल था आपको इसको डायरेक्टली जो है वो यहां पे रिडायरेक्शन कर देना चाहिए। अब एक और चीज आप बोलोगे कि सर ये वाला यूआरएल भी तो मेरा कुछ समय के लिए लाइव जो है वो रहा था, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में इस वाले यूआरएल पे कोई हिट करेगा तो वो यहां जाएगा नहीं, क्योंकि आप तो ये कह रहे हो कि इस वाले यूआरएल को यहां रिडायरेक्ट कर दो। बट साथ ही साथ आपको क्या करने की जरूरत है, इस वाले यूआरएल को आप यहां पर रिडायरेक्ट करेंगे, पहला रिडायरेक्शन, और उसके बाद इस वाले यूआरएल को आप यहां पर रिडायरेक्शन करेंगे। ये रिडायरेक्शन चेन नहीं है। आप इस बात को समझिए, जैसे URL 1 है, URL 2 है, इन्हीं URL को आप मान लीजिए URL 1 है, URL 2 है, ये URL 3 है। अगर मैं इनको 3 URLs इस तरीके से मान के चलता हूं तो रिडायरेक्शन चेन क्या है कि आपने URL 1 को URL 2 पे रिडायरेक्ट किया और URL 2 को URL 3 पे रिडायरेक्ट कर दिया। ये रिडायरेक्शन चेन है। मैं आपसे क्या करने को बोल रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं ये वाला रिडायरेक्शन हटाओ, आप URL 1 को URL 3 पे रिडायरेक्ट मारो और URL 2 को URL 3 के ऊपर रिडायरेक्ट मारो। ये रिडायरेक्शन चेन नहीं है, ये नॉर्मल रिडायरेक्शन है कि भाई इस वाले यूआरएल को यहां रिडायरेक्ट कर दिया गया, इस वाले यूआरएल को यहां पर रिडायरेक्ट कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो रिडायरेक्शन चेन हो रही है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। दूसरा जो बहुत कॉमन रीजन है जिसकी वजह से बेसिकली ऐसी ही रिडायरेक्शन चेन की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो ये है जब आप अपनी वेबसाइट को माइग्रेट करते हैं। मान के चलते आपने एक डोमेन से दूसरे डोमेन के ऊपर माइग्रेट किया। ये टेक्नोलॉजिकल माइग्रेशन जब आप करते हैं उस पर्टिकुलर सिनेरियो में कई बार लोग पुरानी वेबसाइट के जो रिडायरेक्शंस हैं उनकी प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते और जब नई वेबसाइट बन जाती है फिर उसमें कोई एरर्स अगर आ रहे होते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए वो रिडायरेक्शन कर देते हैं। बट पुराने रिडायरेक्शन भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और नए रिडायरेक्शंस भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ऐसा ही कुछ सिनेरियो जो है वो बन जाता है। तो इस वजह से भी जो रिडायरेक्शन चेन है उसकी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब रिडायरेक्शन चेन समझ में आ गया, बट अगर हम बात करें इससे प्रॉब्लम क्या होती है, एसईओ में क्या प्रॉब्लम है, तो देखिए 3-4 मेजर तरीकों की जो प्रॉब्लम है वो होती है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है बेसिकली वो है क्रॉलिंग बेस्ड इश्यूज, राइट। क्रॉलर भी बहुत ज्यादा जो रिडायरेक्शन के हूप्स हैं या पाथ्स हैं उसको पसंद नहीं करता है। अगर आप बहुत ज्यादा रिडायरेक्शन के पाथ्स उसको दे रहे हो, रिडायरेक्शन चेन दे रहे हो, तो वो आपकी वेबसाइट को इंडेक्स नहीं करता है और निकल जाता है। मतलब क्रॉलर ना अपनी क्रॉलिंग के रिसोर्सेज आपके ऊपर खर्च नहीं करना चाहता। दूसरी चीज पेज स्पीड की प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज रिक्वेस्ट एक तरीके से ट्रैवल कर रही है तो पेज स्पीड की प्रॉब्लम हो जाएगी। तीसरी चीज की मान के चलते यहां पर आपने कंटेंट बहुत टाइम के लिए रखा था URL नंबर 1 के ऊपर, तो इसकी जो अथॉरिटी है वो काफी बढ़ गई होगी। अब आप ये ने यहां पर रिडायरेक्शन किया, फिर यहां पर रिडायरेक्शन किया, तो अथॉरिटी कम होकर जो अभी आपका एग्जिस्टिंग पेज है ना उसके ऊपर अथॉरिटी बहुत ही कम पहुंचती है। तो ये सारे एसईओ बेस्ड प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से आपको रिडायरेक्शन का सोल्यूशन निकालना पड़ता है। फिक्स क्या है, जो भी अननेसेसरी रिडायरेक्ट्स है उनको हटा डालो। अगेन ये बात इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है आपकी वेबसाइट कैसी है। अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो डेफिनेटली आपने रिडायरेक्शन के लिए कोई प्लगइन को जरूर यूज किया होगा, या फिर अगर आपके पास डेवलपर होगा
तो फिर डेवलपर जो है वो htaccess फाइल के अंदर जाकर वहां पर रिडायरेक्शन को कॉन्फ़िगर किया होगा पहले, तो उससे बात कर लो डेवलपर से कि भाई ये देखो मेरे को रिडायरेक्शन चेन देखने को मिल रही है, अगर तुमने इसको htaccess के अंदर जाकर कॉन्फ़िगर किया तो वहां से रिमूव कर दो, अगर किसी प्लगइन को यूज किया गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो काम आप खुद ही कर सकते हो। आई बिलीव चीज समझ में आ गई। अगर कस्टम कोडेड वेबसाइट है तो आपके बस की बात है नहीं, अगर कस्टम कोडेड वेबसाइट तो सीधे सीधे डेवलपर के पास जाए, क्योंकि देखिए अगर कस्टम कोडेड वेबसाइट तो किसी डेवलपर ने ही बनाई होगी ना, तो जब भी एसईओ बेस्ड चेंजेस कस्टम कोडेड वेबसाइट के अंदर करने होते हैं तो आपको डेवलपर की सहायता चाहिए। आप एसईओ पर्सन हैं, आप डेवलपर नहीं है, ठीक है। तो वो मत सोचे कि सारा ही काम मैं कर लूंगा, ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। अब देखते हैं स्क्रीमिंग फ्रॉग के अंदर ये ऑप्शन हमको कहां देखने को मिलता है। तो सिंपली स्क्रीमिंग फ्रॉग पे आप आ गए। स्क्रीमिंग फ्रॉग पे आने के बाद यहां पर आप जाइएगा, जब आप अपनी वेबसाइट को क्रॉल करा लेंगे, राइट नाउ डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास कौन सा प्लान है, फ्री प्लान है तो 500 यूआरएल होंगे, पेड प्लान है तो जितने यूआरएल होंगे उनको आप क्रॉल कर सकते हो। उसके बाद आप चले जाइएगा यहां पर रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में जाने के बाद रिडायरेक्ट से, और यहां पर आपको क्लिक करना है रिडायरेक्ट चेन के ऊपर और सेव एंड ओपन कर देना है, मतलब हमें एक रिपोर्ट मिल जाएगी और इसके बेसिस पर हम आगे की कार्रवाई जो है वो करेंगे। अब देखिए इस वेबसाइट के अंदर कोई रिडायरेक्शन चेन एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए आपको रिपोर्ट पूरी नहीं दिख रही है, बट हेडर से आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर चेन टाइप में कितने नंबर ऑफ रिडायरेक्ट्स हैं, 2 रिडायरेक्शंस हैं, 3 रिडायरेक्शंस है, 4 हैं, कितने हैं, लूप है, ठीक है कि नहीं है, सोर्स क्या था रिडायरेक्शन का, फाइनल एड्रेस रिडायरेक्शन क्या क्या है, उसके बाद बीच में जो रिडायरेक्शन हुए हैं, ठीक है, वो किस टाइप के रिडायरेक्शंस हुए, जैसे स्टेटस कोड 1 क्या था, रिडायरेक्ट टाइप 1 क्या था, मान लिया 3 रिडायरेक्शंस हुए तो रिडायरेक्ट टाइप 1 क्या था, रिडायरेक्ट पहला यूआरएल क्या हुआ आपका, तो पूरी प्रॉपर आपको रिपोर्ट जो है वो यहां पर मिल जाएगी। सीधी सी बात है, रिडायरेक्शन चेन की आपको रिपोर्ट मिल जाएगी और इसके हिसाब से फर्दर आप सॉल्यूशन निकाल लीजिएगा। ये रिपोर्ट आपको बाकी के भी टूल में देखने को मिल जाती है, एचआरएफ यूज करते हैं उसमें भी मिल जाती है, एसईएमरश यूज करते हैं उसमें भी निकाल लेंगे आप, बट यहां पर थोड़ा सा हम लोग स्क्रीमिंग फ्रॉग के नजर से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट स्टेटस कोड जो हमको देखने को मिलते हैं स्क्रीमिंग फ्रॉग के अंदर। देखिए जब कभी भी आप अपने किसी डोमेन को स्क्रीमिंग फ्रॉग के थ्रू क्रॉल कराएंगे तो आप क्या देखते हैं, यहाँ पर आपकी वेबसाइट के डिफरेंट यूआरएल्स हैं और उनके सामने यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टेटस कोड जो है वो दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर 200 स्टेटस कोड है, यहाँ पर 301 स्टेटस कोड है, ये स्टेटस कोड होता है और यहाँ पर उसका मतलब आपको बताया जाता है कि 301 का मतलब जो है वो मूव्ड परमानेंटली है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कौन कौन से डिफरेंट स्टेटस कोड्स आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं और उसका मतलब क्या होता है, और अगर वो किसी भी तरीके से स्क्रीमिंग फ्रॉग की सेटिंग से रिलेटेड है तो किस तरीके से आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब यह कि ऐसा हो सकता है कि यहां पर आपको स्टेटस कोड कुछ दिख रहा हो, बट अगर आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन में जाकर स्क्रीमिंग फ्रॉग की कुछ चेंजेस करते हैं तो हो सकता है ये वाला जो स्टेटस कोड है वो आपको दिखना बंद हो जाए और आपकी वेबसाइट जो है वो ठीक तरीके से क्रॉल हो पाए। तो कौन कौन से डिफरेंट स्टेटस कोड्स हैं उन पे बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो स्टेटस कोड आपको देखने को मिलेगा वो 0, यहां पर आपको 0 लिखा हुआ जो है वो दिखाई देगा, जैसे 200 दिख रहा है उसकी जगह पर, और उसके आगे यहां पर जो स्टेटस लिखा हुआ है यहां पर आपको लिखा हुआ दिखेगा ब्लॉक्ड बाय robots.txt, क्योंकि स्टेटस कोड 0 में 2-3 चीजें और जो है वो होती है। अब यहां पर क्या हो रहा है, robots.txt ऑफ द साइट इज ब्लॉकिंग द SEO स्पाइडर्स यूजर एजेंट फ्रॉम एक्सेसिंग द रिक्वेस्टेड यूआरएल। मतलब robots.txt के अंदर जो भी यूआरएल है जिसके भी सामने स्टेटस कोड 0 ब्लॉक्ड बाय robots.txt लिखा हुआ है उस यूआरएल को ब्लॉक कर दिया है robots.txt ने, और robots.txt में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हो सकता है कि ऑल बॉट्स के लिए हो, या ये भी हो सकता है कि केवल SEO स्पाइडर के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हो। आपको पता होगा कि robots.txt के अंदर आप डिफरेंट बॉट्स के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दे सकते हैं। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां पर एक सेटिंग है स्क्रीमिंग फ्रॉग के अंदर जो आप कॉन्फ़िगरेशन robots.txt सेटिंग्स और इग्नोर robots.txt को आपको जो है वो टिक कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप जो है वो बोल रहे हो SEO स्पाइडर से कि जो भी robots.txt है उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो मत करो, आप सब कुछ क्रॉल करने की कोशिश करो। तो अगर इस वजह से हो रहा है तो फिर ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी स्टेटस कोड 0 वाली। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फिर से आपको स्टेटस कोड 0 देखने को मिल सकता है, उसका मतलब है DNS लुकअप फेल्ड। अब ये स्टेटस कोड तब आपको देखने को मिलेगा जब साइट एग्जैक्टली एग्जिस्ट नहीं करती हो या फिर आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो रीचेबल ना हो। तो आप अपने इंटरनेट कनेक्शन को चेक कर लें और आप देख लें कि आपका जो यूआरएल वगैरह है वो ठीक तरीके से है या नहीं है। ऐसा तो नहीं गलत यूआरएल, अगर गलत यूआरएल होगा तो फिर साइट डज नॉट एग्जिस्ट ही आएगा। थर्ड, अगेन हमारा जो स्टेटस कोड है वो 0 है और इसका स्पेसिफिक स्टेटस जो है वो कनेक्शन टाइम आउट है। अ कनेक्शन टाइम आउट occurs when the SEO spider struggles to receive an HTTP response from server in a set amount of time which is 20 सेकेंड बाय डिफॉल्ट। अगर कोई
ब्राउजर पे जाता है, आपकी वेबसाइट को मेंशन करता है और आपका सर्वर 20 सेकंड से ज्यादा टाइम ले रहा है रिस्पॉन्स करने में, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये वाला जो एरर है वो देखने को मिलता है। और कई बार आपने देखा होगा ब्राउजर पे भी आपको ये एरर जो है वो देखने को मिलता है। तो एग्जैक्टली अगर आपका सर्वर बहुत स्लो है तो फिर उसको सॉल्व करने की जरूरत है, लेकिन अगर कुछ स्क्रीमिंग फ्रॉग के एंड पे प्रॉब्लम है तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप कॉन्फ़िगरेशन में जाकर, सिस्टम में जाकर प्रॉक्सी को डिसेबल कर सकते हैं। एक बार प्रॉक्सी को डिसेबल करके देखें, हो सकता है ये वाली जो प्रॉब्लम है आपकी वो सॉल्व हो जाए। अगर फिर भी नहीं सॉल्व होती, उसका मतलब ये हुआ कि आपके सर्वर एंड पे ही एरर है, सर्वर ही स्लो है, सर्वर ही जो है वो HTTP रिस्पांस को काफी डिले कर रहा है। नेक्स्ट जो स्टेटस कोड आप सबसे ज्यादा देखेंगे दैट इज बेसिकली 200 ओके। सीधा सा मतलब यह है कि सर्वर से रिस्पांस लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है और आपका पेज जो है वो प्रॉपर्ली लोड हो पा रहा है। फिफ्थ जो स्टेटस कोड आपको देखने को मिलेगा वो 301 मूव्ड परमानेंटली या 302 मूव्ड टेम्परेली है। अब आपको यहां पर यह ऑडिट करने की जरूरत है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि बिना मतलब का जो रिडायरेक्शन है वो हो रहा है। तो जितने भी रिडायरेक्शन हो रहे हैं उसको आप डाउनलोड कर लें और चेक कर लें कि भाई अगर ये सारे हमारे रिडायरेक्शन काम के हैं फिर तो ठीक है, हम इन रिडायरेक्शंस को रखेंगे। अगर ये हमारे काम के रिडायरेक्शंस नहीं है तो फिर से एक बार ऑडिट करेंगे कहां पर प्रॉब्लम हो रही है, और अगर रिडायरेक्शन रिमूव करने की जरूरत पड़ी तो रिडायरेक्शन रिमूव भी करेंगे। रिडायरेक्शन के ऊपर थ्योरेटिकल वीडियो भी इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है और स्क्रीमिंग फ्रॉग प्लेलिस्ट के अंदर भी मैंने रिडायरेक्शन की बात करी है। सिक्स्थ जो स्टेटस कोड आपको देखने को मिलेगा दैट इज बेसिकली 400 बैड रिक्वेस्ट, 403 फॉरबिडन या 406 नॉट एक्सेप्टेबल। अब ये एरर्स क्यों आते हैं? व्हेन द सर्वर कैन नॉट और विल नॉट प्रोसेस द रिक्वेस्ट, इट इज डिनाइंग द एसईओ स्पाइडर्स रिक्वेस्ट टू व्यू द रिक्वेस्टेड यूआरएल। सबसे पहले आप इसमें क्या करें, इफ द पेज कैन बी व्यूड सेट क्रोम एज अ यूजर एजेंट, तो यहां पर जाकर कॉन्फ़िगरेशन में जाकर यूजर एजेंट के अंदर जाकर आप सेट क्रोम एज यूजर एजेंट कर सकते हैं। दोबारा आप इनेबल जावास्क्रिप्ट रेंडरिंग कर सकते हैं। ये कहां से करना होगा? कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, स्पाइडर में जाएंगे, रेंडरिंग में जाएंगे, तो ये चीजें आप सेटअप कर दें, आपके ये वाले जो स्टेटस कोड्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 7th के ऊपर आ जाते हैं। 404 पेज नॉट फाउंड, 410 रिमूव। फिर से अगेन रिडायरेक्शंस की तरीके से ही इनको आपको मैनुअली चेक करने की जरूरत है कि 404 रियलिटी में वहां पर होना चाहिए और 410 स्टेटस रियलिटी में वहां होना चाहिए। मतलब अगर आपने पेज को या यूआरएल को रिमूव किया है तब तो ठीक है, अगर पेज नॉट फाउंड वाला 404 वहां पे होना चाहिए, कोई बिना मतलब का जो है वो यूआरएल मेंशन किया गया तब तो ठीक है। बट अगर नॉन पेज है आपका जिसके ऊपर कंटेंट होना चाहिए जो 404 पे नहीं जाना चाहिए तो फिर उसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। रिडायरेक्शन वगैरह से भी आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ये 7th पॉइंट है। 8th स्टेटस कोड इज बेसिकली 429 टू मेनी रिक्वेस्ट। जब कभी वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट एक बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम में होती है सर्वर के ऊपर, तो आपको इस टाइप का जो स्टेटस कोड है वो देखने को मिलेगा। ये सबसे रेयर स्टेटस कोड है, इतना ज्यादा देखने को आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आपको 500, 502, 503 आपको एरर्स देखने को मिल रहे हैं, दिस इज बेसिकली इंटरनल सर्वर एरर। मतलब सर्वर खुद बता रहा है स्क्रीमिंग फ्रॉग को, देखो भाई सर्वर के एंड पे जो एरर है वो हो रहा है। तो ये कुछ स्टेटस कोड हैं जो आप देख सकते हैं, आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आप स्क्रीमिंग फ्रॉग के ऊपर काम करेंगे। और कभी कभी एक टेक्निकल एरर्स होते हैं जिनको आपको थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत होती है। हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप XML साइट मैप्स का ऑडिट कर सकते हैं स्क्रीमिंग फ्रॉग की मदद से। वैसे डिटेल्ड ऑडिट अगर आपको XML साइट मैप्स का करना है उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपके पास स्क्रीमिंग फ्रॉग का पेड वर्जन होना चाहिए। एक और चीज मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं कि जब भी आप किसी प्लगइन की मदद से अपने XML साइट मैप्स को बनाते हैं या फिर अगर आपने डेवलपर की मदद से भी XML साइट मैप्स को बनवाया तो वहां पर गलतियां होने के चांसेस उतने ज्यादा होते नहीं है। जनरली XML साइट मैप्स में कोई मिस्टेक्स नहीं होती हैं, बट फिर भी सावधानी के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपकी टेक्निकल एसईओ की चेकलिस्ट में मेंशन है कि आपको XML साइट मैप्स को ऑडिट करने की जरूरत है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप ऑडिट करते हैं या आपके पास टूल है तो वैसे भी आप ऑडिट जो है वो कर लेते हैं, फाइन। तो जब आपके पास पेड टूल होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन में, क्रॉल कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और यहां पर स्पाइडर में क्रॉल सेलेक्ट करना है। और देखिए यहां पर एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा XML साइट मैप्स। जब तक आप क्रॉल लिंक्ड XML साइट मैप्स के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे यानी टिक नहीं करेंगे तब तक इसकी डेटा आपको दिखाई नहीं देगी, फाइन। तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नॉर्मली अपनी वेबसाइट जो है वो क्रॉल करानी है। मैंने यहाँ पर वेबसाइट मेंशन करी, स्टार्ट करेंगे, क्रॉलिंग करा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए साइट मैप दिख रहा होगा। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो यहाँ से जाकर सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपको साइट मैप्स दिखेगा। नाउ जितने भी यूआरएल्स हैं हमारी वेबसाइट के वो ये सारे हैं, बट इतने यूआरएल्स में से कितने यूआरएल्स ऐसे हैं जो साइट मैप्स के अंदर हैं? क्योंकि हो सकता है आपने मैन्युअली साइट मैप डेवलपर से बनवाया हो और ऐसे सिनेरियोज में आपकी वेबसाइट के ऊपर बाद में जो यूआरएल्स बने वो किन्हीं कारणवश हो सकता है साइट मैप्स के अंदर नहीं इंक्लूड हुए। देखिए प्लगइन तो ये सारे काम ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है, लेकिन अगर डेवलपर ने बनाया और डेवलपर ने कोई ऐसा कोड नहीं लिखा है
कि ऑटोमेटिकली जो नए यूआरएल्स क्रिएट हो रहे हैं वो भी साइटमैप का पार्ट हो जाएं, तो फिर उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको ये सारी रिपोर्ट्स बड़ी काम की जो है वो लगती हैं, जहां आपको पता चल जाएगा कौन से यूआरएल साइटमैप्स में नहीं है। तो बेसिकली जो साइटमैप्स का ऑडिट होना है ना, वो ये 6-7 फैक्टर्स के ऊपर ही होना है। ऑर्फन यूआरएल्स कौन से हैं? ऑर्फन यूआरएल के ऊपर मैंने एक और डिटेल वीडियो बनाया है। ऑर्फन यूआरएल का मतलब होता है कि ऐसे यूआरएल्स जिनको किसी दूसरे पेज से लिंक नहीं किया गया है, उनकी जो इंटरनल लिंकिंग की स्ट्रैटेजी है वो काफी कमजोर है। दोज आर बेसिकली ऑर्फन यूआरएल्स। उसके बाद आते हैं हमारे नॉट इंडेक्सेबल यूआरएल्स इन साइटमैप। साइटमैप के अंदर आपने यूआरएल तो मेंशन कर दिया, बट अगर वो इंडेक्स ही नहीं हो पा रहे हैं तो उन यूआरएल्स का इंपॉर्टेंस क्या है? तो वो आपको यूआरएल्स की लिस्ट मिल जाएगी। सिंपली आपको क्या करना है, उसको एक्सपोर्ट कर देना है और देखना है कि आखिर कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से वो नॉट इंडेक्सेबल यूआरएल जो है वो है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके हेड सेक्शन के अंदर नो इंडेक्स का टैग लगा हुआ है। तो ये सारे रीजंस आपको फिगर आउट करने हैं और उनको फिर सॉल्व करना है अगर रिक्वायर्ड है। ठीक है। यूआरएल्स इन मल्टीपल साइट मैप्स, कोई जरूरत नहीं कि वही यूआरएल आपका एक साइट मैप में, वही यूआरएल आपका दूसरा साइट मैप में। सर मल्टीपल साइट मैप्स की क्या जरूरत पड़ती है? यस, जरूरत पड़ती है। एक साइट मैप की भी अपनी यूआरएल्स की लिमिट है। अगर आप उस लिमिट के बियॉन्ड यूआरएल साइट मैप्स के अंदर डालने की कोशिश करते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट जो है वो साइट मैप्स बनाना पड़ेगा। कभी कभी कैटेगरी वाइज जो है वो साइट मैप्स बनाए जाते हैं, जैसे इमेजेस के साइट मैप्स अलग हो गए, ब्लॉग्स के साइट मैप्स अलग हो गए, ऑथर्स के साइट मैप्स अलग हो गए, प्रोफाइल्स के साइट मैप्स अलग हो गए, पोस्ट के साइट मैप्स अलग हो गए। ठीक है। तो ये डिफरेंट इमेजेस के साइट मैप्स अलग हो गए। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइट मैप्स बनाए जाते हैं। तो ऐसा ना हो जाए कि एक साइट मैप्स के अंदर जो यूआरएल है वही सेम यूआरएल आपका दूसरे साइट मैप के अंदर भी आ जाए, तो इस बात का तो कोई सेंस बनता नहीं है। इसके अलावा एक्सएमएल साइट मैप्स विद ओवर 50 के यूआरएल्स, अगर ये है तो आपको उसको चेक करने की जरूरत है। दिस इज नॉट बेसिकली एन ऑप्टिमाइज्ड एक्सएमएल यूआरएल। तो मैक्सिमम जो लिमिट है वो 50 के ही होनी चाहिए। एक्सएमएल साइट मैप्स का अगर साइज आपका 50 MB से ज्यादा जा रहा है देन ऑल्सो इट इज प्रॉब्लमैटिक। ऐसा नहीं कि वो एक्सएमएल साइट मैप काम नहीं करेगा, बट आप जब हम ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं और अगर आपको अपने एक्सएमएल साइट मैप्स को ऑप्टिमाइज रखना है तो ये दोनों चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे आप अपने एक्सएमएल साइट मैप्स को ऑडिट करते हैं और इस तरीके से आप स्क्रीमिंग फ्रॉग की मदद से कर सकते हैं। हर चीज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और यूआरएल्स बेस्ड पे अगर कोई चेंजेस करना है तो एक्सपोर्ट करने के बाद जो यूआरएल्स निकल के आएंगे उनमें फिर फर्दर, जैसे मैंने नॉट इंडेक्सेबल वाला केस बताया, वैसे फर्दर आप चेंजेस कर सकते हैं। वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से आप स्क्रीमिंग फ्रॉग की मदद से अपने इंटरनल लिंकिंग्स की पोजीशन की एनालिसिस आप कर सकते हैं। क्या ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है इंटरनल लिंक की पोजीशन? यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए इन जनरल आप लोग क्या देखते हैं कि भाई मैंने ये एक स्पेसिफिक पेज बनाया हुआ है, ये पेज हमारा प्रॉपर्ली इंटरलिंक्ड है या नहीं है, बट कभी भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो इंटरनल लिंकिंग की पोजीशंस के ऊपर काम नहीं करते हैं। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक पेज के इंटरनल लिंक्स कितने बने इसको किसी टूल के अंदर अगर आप एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो जनरली आपको वो नंबर ऑफ इंटरनल लिंक्स ही बताता है कि ये एक स्पेसिफिक पेज है, इस पेज के ऊपर 10 जो इंटरनल लिंक्स है वो मेंशन है, या इस स्पेसिफिक पेज को इसी वेबसाइट के दूसरे 10 डिफरेंट पेजेस से इंटरलिंक किया गया है। बट ये नहीं पता आपको चलता है कि वो बेसिकली जो इंटरनल लिंकिंग है उस लिंक की पेज पे पोजीशन क्या है। तो जनरली स्क्रीमिंग फ्रॉग के हिसाब से जो पोजीशंस हैं वो इस तरीके से डिवाइडेड है। ऊपर हो गया हेडर, यहां पर हो गया नेविगेशन बार, यहां पर हो गया मेन, यहां पर हो गया सेक्शन, मतलब ये आपका एक तरीके से बॉडी वाला सेक्शन है। नाउ इंटरनल लिंक्स लॉजिकली आपके यहां पर होने चाहिए। ये साइड हो गया, राइट साइड वाला जो सेक्शंस आप देखते हैं डिफरेंट ब्लॉग्स वगैरह में, बहुत सारी वेबसाइट्स में भी राइट साइड में आपको सेक्शंस दिख जाते हैं जहां पर आपके लिंक्स का प्लेसमेंट होता है। और नीचे तो आपको पता ही यहां पर फुटर होता है। मान के चलते हैं कि आप कोई एनालिसिस कर रहे हैं, कोई रिपोर्ट दिख रहे हैं जिसमें आपको पता चलता है कि ये वाला जो मेरा स्पेसिफिक पेज है इसके 200 इंटरनल लिंक्स जो हैं वो हैं, बट केवल वो नंबर आपको पता चलता है, वो नहीं पता चलता है कि कहां पर है। मान के चलते हैं उसमें ज्यादा लिंक जो है वो आपके फुटर में, तो कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, इतने नीचे पेज में इंटरनल लिंक्स होने का कोई बहुत ही खास आपको एडवांटेज नहीं मिलता है। जब तक मेन कंटेंट बॉडी से आपको इंटरनल लिंक नहीं मिलेगा तब तक आपको उसका पूरा मजा नहीं मिल रहा है। तो इस चीज के आप एनालिसिस कैसे करेंगे? सिंपली आपको आ जाना है स्क्रीमिंग फ्रॉग के ऊपर और अगेन आपको यहां पर अपनी कोई भी वेबसाइट को मेंशन करके क्रॉल करा लेना और ये सारे आपके पेजेस हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां से जाना है लिंक्स के ऊपर, राइट यहां से आपको आ जाना है लिंक्स के ऊपर। नाउ दीज आर द डिफरेंट वेब पेजेस प्रेजेंट ओवर हियर। नाउ अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक वेब पेज के रिगार्ड्स में जो इंटरनल लिंक्स है उसको समझना है तो सिंपली आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये वाला मेरा कोई एक पेज है, इसके ऊपर इंटरनल लिंक्स कितने, अगर मुझे वो समझना है तो यहां पर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है ना। यहां पर आप देखिए
इन लिंक्स आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपके 747 इंटरनल लिंक्स हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर नीचे क्लिक करेंगे तो इंटरनल लिंक्स की पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, बट यहाँ पर अगर आप देखें तो केवल नंबर पता चल रहा है, बट हमें क्या देखना है कि वो इंटरनल लिंक किस टाइप का है और साथ ही साथ कहाँ पर है। तो उसके लिए इन लिंक पे आने के बाद आपको राइट में स्क्रॉल करना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको लिंक की पोजीशन देखने को मिल जाएगी। जैसे नेविगेशन में है ये लिंक, इसी तरीके से ये हमारा कंटेंट के बीच में है लिंक, ये नेविगेशन में है, ये हेड सेक्शन में लगा हुआ लिंक है। तो हेड सेक्शन के अंदर अगर कोई लिंक लगा हुआ है तो दैट इज बेसिकली नॉट रिक्वायर्ड, है ना। नेविगेशन के अंदर ये सारे जो हमारे लिंक्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ये सारे नेविगेशन में। इस तरह के बीच बीच में अगर आप देखेंगे तो कंटेंट में प्रेजेंट जो है वो आपका लिंक है। यहाँ पर और डिटेल आपको इस लिंक की मिल जाएगी कि भाई एग्जैक्टली जो लिंक है वो कहाँ से कहाँ पॉइंट करा, मतलब जो लिंक है वो कहाँ पर लेकर जा रहा है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसका जो एंकर टेक्स्ट है वो देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पर जो हम बेसिकली बात कर रहे हैं लिंक की पोजीशन की, तो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो मेजर लिंक्स हैं वो कंटेंट में होने चाहिए। तो अगर आप इंटरनल लिंकिंग कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो कोशिश करें आपके 70% ऑफ द लिंक्स कंटेंट के बीच में हो। अगर वो नहीं है फिर इसका मतलब ये कि आप इंटरनल लिंक्स की स्ट्रैटेजी पे ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो स्क्रीमिंग फ्रॉग का इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल एस्पेक्ट की हम लोग बात करेंगे, दैट इज कई बार ऐसा होता है कि हमारे हेड सेक्शन के अंदर कुछ इनवैलिड एलिमेंट्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो किस तरीके से आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, और कई सिचुएशंस में ऐसा भी होता है कि आपने हेड ही मिस कर दिया हो, या कई सिचुएशंस में ऐसा होता है कि आपने बॉडी टैग को जो है वो हेड टैग से ऊपर जो है वो प्लेस किया हो अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये सारी सिचुएशंस जब होती हैं तो किस टाइप की प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं उनको डिस्कस करेंगे हम लोग, और इन चीजों को किस तरीके से आप स्क्रीमिंग फ्रॉग की मदद से देख सकते हैं। फाइन। सो अगर मैं बात करूं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हेड सेक्शन के अंदर वैलिड हैं और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हेड सेक्शन के अंदर वैलिड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टाइल शीट लगाता हूं तो वो हेड सेक्शन के अंदर ही जाएगी, और अगर मैं मेटा टैग्स को यूज करता हूं तो वो भी हमारा हेड सेक्शन के अंदर ही जाएगा। तो फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हेड सेक्शन के अंदर वैलिड नहीं है, ठीक है। सो यहां पर अगर आप देखें तो ये सारी चीजें केवल हेड सेक्शन के अंदर आ सकती हैं। जैसे आप देखेंगे टाइटल हो गया, मेटा हो गया, लिंक हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, स्टाइल हो गया, बेस, नो स्क्रिप्ट, टेम्पलेट, ये सारी चीजें आप हेड एलिमेंट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। वहीं पर क्या चीजें नहीं यूज कर, जैसे अगर आई फ्रेम आ रहा है तो इट इज नॉट अ गुड थिंग। इमेज टैग को अगर आप यूज कर रहे हैं हेड के अंदर वो सही नहीं है, ठीक है। एसवीजी को नहीं यूज कर सकते, डिव को आप हेड के अंदर नहीं यूज कर सकते। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अब ये रिपोर्ट आपको कैसे देखने को मिलेगी, आप जब स्क्रीमिंग फ्रॉग के ऊपर जाएंगे और नॉर्मली आप अपना डोमेन यहां पर मेंशन करके इसको क्रॉल कराएंगे, देन यू विल सी अ लिस्ट ऑफ योर यूआरएल्स, और यहां से सीधे आपको जाना है वैलिडेशन के ऊपर, ठीक है। ये वैलिडेशन आपको दिख रहा है, यहां पर वैलिडेशन के ऊपर जाना है, और लेफ्ट में यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस टू पुट फिल्टर। तो यहां पर अगर मैं ऑल क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो पूरी के पूरे सारे यूआरएल्स मेरे यहां पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर अगर मैं यहां पर जाऊं इनवैलिड HTML एलिमेंट्स इन हेड, तो जिस भी पेज के हेड सेक्शन के अंदर इनवैलिड एलिमेंट्स होंगे वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। बिकॉज इस वेबसाइट के अंदर ये नहीं है, इसलिए आपको यहां पर जो है वो कोई भी एरर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। बस वैसे इन जनरल इस टाइप के एरर्स आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब डेवलपर भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, उनको पता होता है कि हेड के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। बट क्योंकि आपको स्क्रीमिंग फ्रॉग इसको डिबग करने का ऑप्शन देता है तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है। तो अगर आप इनवैलिड HTML एलिमेंट्स हेड के अंदर डाल देंगे तो वो यहां पर आपको दिखाई देंगे। बॉडी एलिमेंट प्रीसीडिंग HTML, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल हेड से पहले जो है वो आपने बॉडी टैग को जो है वो मेंशन कर दिया। उस पर्टिकुलर सिनेरियो में जब क्रॉलर देखता है कि ठीक है उसने HTML डॉक्यूमेंट आपका रीड करना शुरू किया ऊपर से, और नीचे वो क्या देखता है कि बॉडी टैग उसको दिखाई दे रहा है, उसको लगता है यहां पर बॉडी टैग शुरू हो रहा है और हेड टैग यहां पर मिसिंग है। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में वो एक हेड टैग बाय डिफॉल्ट बना देता है वहां पर और उसको एम्प्टी रखता है। तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, ठीक है। हेड नॉट फर्स्ट इन HTML एलिमेंट, आपका जो HTML का डॉक्यूमेंट है वेब पेज उसमें हेड ही सबसे पहले जो है वो होना चाहिए। अगर वो इशू है तो वो उसका भी आपको यहां पर जो यूआरएल्स हैं वो मिल जाएंगे कि किस किस यूआरएल में ये इशू आ रहा है। मिसिंग हेड टैग, गायब ही कर दिया आपने हेड टैग। मल्टीपल हेड टैग्स किसी रीजन की वजह से अगर आपने यूज कर दिए, बॉडी टैग को मिसिंग कर दिया, मल्टीपल बॉडी टैग्स यूज हो गए। HTML का जो डॉक्यूमेंट है आपका जो पेज डॉक्यूमेंट है वो अगर 15 MB से ज्यादा है, रिसोर्सेज जो हैं वो अगर 15 MB से ज्यादा है, तो ये जो कुछ एरर्स हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। सो आई बिलीव वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।